अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूँ आपके साथ मदीहा नकवी। मैं हूँ शफात अली। एज यूजुअल ख़वातीन हज़रात, अमरीका में इंतखाबात के हवाले से बात हो रही है। सूरत हाल वहीं पे है जहाँ कल सुबह थी। कितनी अजीब गरीब बात है, लेकिन एक फ़र्क है। पेंसिल्वेनिया जहाँ डोनाल्ड ट्रंप को 7 लाख वोटों की बर्तरी हासिल थी, वो बर्तरी घटते घटते 3.5 लाख, फिर 1,65,000 और अब चंद हज़ार रह गई। और कल तो शफात स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप ने इस हवाले से ट्वीट भी किया। देखिए, अब मैं आपको बताऊं, 4 की स्टेट्स रह गई हैं, जिनमें से एक जॉर्जिया है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को जो है बर्तरी हासिल है। देन वी हैव पेंसिल्वेनिया, चाहे चंद हज़ार की लेकिन बर्तरी हासिल है। निवाडा का भी अभी तक कुछ अनाउंस नहीं है। नॉर्थ कैरोलिना भी, अलास्का। तो अब से देखिए, क्योंकि 4 वोटों की दूरी पे है बाइडेन ओवल हाउस, मतलब ओवल ऑफिस से। जी, ये सारी टेंशन है। खैर वैसे तकरीबन 6 वोट चाहिए उनको, और वो 6 वोट उनको नेवाडा से मिल जाएंगे। और ये सारी सूरत हाल हम आपके सामने क्यों रख रहे हैं, क्योंकि इसमें कैच है पाकिस्तानियों के लिए। क्योंकि पाकिस्तान के पड़ोस में जो 4 ममालिक हैं, अफगानिस्तान, ईरान, इंडिया, चाइना, इन चारों के साथ अमरीकी पॉलिसीज का डायरेक्ट असर पाकिस्तान पे पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। और अफगानिस्तान में बहुत बड़ा स्टेक है इनका, इंडिया के साथ बहुत ज्यादा दोस्ती। और आपको बता दें, चाहे जो बाइडेन आए या चाहे डोनाल्ड ट्रंप जो है वो वापस ओवल ऑफिस में जाएं, ये देखना है कि ऐसे कौन सा वो सदर होगा, अमरीकी सदर, जो कि इंडिया को कश्मीर के हवाले से जो कहना कि हम एक टेबल पे बैठ के बात कर सकें। और किसी वजह से सालसी की सॉरी तो कोशिश तो की थी डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन इंडिया को टेबल तक लाने के लिए भी जरा प्रेशर देने की बात है। लेकिन खैर जनाब, ये सब चीजें और बहुत सारी चीजें, कल एक जोहराना हुआ जनाब हुकूमत का और उसके इत्तेहादियों का, जिसमें काफ लीग नहीं थी। बहुत बड़ा इशू है। उन्होंने कहा है, मुनसिलाई ने कहा है, हमारा आपस में वोट का ताल्लुक है, रोटी शोटी का हमने कोई मजाक नहीं रखा हुआ। नहीं, ये उन्होंने एग्जैक्टली बात नहीं की, ये तो मैं बात बता रही, लेकिन कमोबेश ऐसी बात की थी उन्होंने। कमोबेश ऐसी बात थी। बहुत कुछ है जनाब, लेकिन सबसे पहले चलते हैं टॉप स्टोरीज की जानिब। वजीर आजम इमरान खान का इत्तेहादी सियासी जमातों के एजाज में जोहराना। काफ लीग की दावत में शिरकत से माजरत। 2 बरस से वजीर आजम ने मुलाकात नहीं की। काफ लीग की क़यादत के गिले शिकवे। शरीक जमातों ने भी वजीर आजम के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। अमेरिका के सदारती इंतखाब में जो बाइडेन सदर बनने से 6 इलेक्टोरल वोट पीछे। सदर ट्रंप की ट्वीट पे धांधली की दुहाइयां। कहते हैं गिनती बंद करो, ये फ्रॉड हो रहा है। इलेक्शन को चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। पेंसिल्वेनिया में भी जीत का दावा कर दिया। डिजिटल मीडिया पर बच्चे क्या देख रहे हैं? वालिदैन होशियार खबरदार। कार्टून्स हों या एजुकेशनल वीडियोस, नुकसानदेह साइट्स के हमले का खतरा बरकरार रहता है। छोटे बच्चों का खास ख्याल रखना जरूरी है। पाकिस्तानी नौजवान ने मिस्टर ऑस्ट्रेलिया का एजाज अपने नाम कर लिया। 4 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल जीत लिए। कराची के हसनैन मुइज 250 शुरा में नुमाया रहे। जी, तो टॉप स्टोरीज आपने जानी, और सबसे पहले हम बात करेंगे यूएस इलेक्शंस के हवाले से ही। तो अमरीकी सदारती इंतखाबात में जीत अब किसके हिस्से में आएगी, नताइज का इंतजार है। और आज तकरीबन देखा जाए तो तीसरा रोज़ है, वहाँ पे रात हो चुकी है। 5 रियासतों में वोटों की गिनती अभी भी जारी है। और जो बाइडेन को, जैसे आप पहले से जानते हैं, क्योंकि 538 में से आपको तकरीबन 270 चाहिए इलेक्टोरल वोट्स, जिसमें से 264 जो बाइडेन को मिल गए। नेवाडा को जीत गया तो बस सब जीत गए। नेवाडा, जी हाँ, 6 इलेक्टोरल वोट्स हैं वहां के। और नेवाडा में सिवाय 2 काउंटीज के, यानी कि लॉस वेगस के और रेनो के, बाकी तमाम काउंटीज में डोनाल्ड ट्रंप के वोट्स ज्यादा हैं। लेकिन मसला ये है मदिया कि इन बाकी काउंटीज के वोट्स कम है, यहाँ आबादी कम है, क्योंकि नेवाडा एक सहरा है। और सारी बात आ गई है लॉस वेगस में। वैसे उस शहर को कभी किसी ने सीरियस नहीं लिया होगा कि ओहायो और पेंसिल्वेनिया को छोड़ के अब सारी की सारी जो फाइट है वो नेवाडा में आगे। लेकिन अभी नॉर्थ कैरोलिना और पेंसिल्वेनिया पे शफात, ये अभी भी की स्टेट्स हैं और ये डिसाइड कर लेंगे। नेवाडा अगर
डोनाल्ड ट्रंप के पास चला जाता है और बाकी में जैसे उनकी जो बाकी स्टेट्स हैं उसमें भी उनकी भी लीड जारी है, तो फिर ऐसा लगता है कि हो सकता है ये शतरंज की पूरी जो बाजी है ये पलट जाए। और हम देख रहे हैं इस वक्त जो अमेरिकन जो मीडिया है शफात, स्पेशली अभी मैं एंडरसन कूपर का भी वो देख रही थी, उन्होंने जिस किस्म के मतलब वो तो CNN तो खुल के कह रहा है कि अब जो डोनाल्ड ट्रंप है उनकी बॉडी लैंग्वेज को आप देखें, उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है कि मतलब उन्होंने शिकस्त कबूल कर ली है, तो इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। और लेकिन असाब की जंग है, बात मजा जितना आ रहा है हमें तो मजा आ रहा है, लेकिन उनको कितनी टेंशन लगी। और अगर ऐसा हो गया, यानी अगर निवाडा ले जाते हैं डेमोक्रेट्स, तो इसका मतलब है कि अलास्का, पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना और जॉर्जिया जीतने के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप के टोटल वोट्स होंगे 268। टोटल इलेक्टोरल कॉलेज में उनको 268 वोट मिले। बिल्कुल बिल्कुल। और शफात इस वक्त आपको पता है कि वहां पर जो सिलसिला है वो दुआओं से भी आगे के जा चुका हुआ है। तो जो सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो रूहानी मुशीर है पाला वाइट, उन्होंने कामयाबी के लिए जनाब दुआएं भी अब शुरू जी, कर दी। पाला वाइट ने जो कल एक दुआइया तकरीब से उन्होंने खिताब किया और किस तरह से उन्होंने दुआएं मांगी, आपको जरा दिखाते हैं। Anda aka ata raka teda baka sanda ata ambo osa kata rite eke banda ata rike didi ashata. For angels have even been dispatched from Africa right now. Africa. तो ट्रंप के हामियों की जानिब से साथ में हंगामा और बदअमनी के खदशात पर भी अमेरिका भर में जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं वो शदीद सख्त कर दिए गए हैं, क्योंकि ख़तरा ये है कि वायलेंस वहाँ पर हो सकता है, बदअमनी वहाँ पर हो सकती है। और अमरीकी इंतखाबात में सदर ट्रंप की मुमकिन शिकस्त पर फसादात फूट पड़ने का भी खदशा है, स्पेसिफिकली उन एरियाज़ में शफा जिनमें हम टैक्सिस को भी नाम है, जिसमें फ्लोरिडा का नाम भी है, और वो बहुत सारे ऐसी बेल्ट जहाँ पर वाइट अमेरिकन बसते हैं, वहाँ पर एक खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अगर वो हारते हैं तो वायलेंस हो सकता है। टेंशन बहुत ज्यादा है और टेंशन की वजह भी है। अगर जॉर्जिया के हवाले से बात करें, वहां डोनाल्ड ट्रंप बजाहिर जीत रहे हैं, लेकिन उनकी वोटों की लीड सिर्फ 2000 वोट्स की है। नॉर्थ कैरोलिना के हवाले से बात करें तो वहां पे उन बजाहिर डोनाल्ड ट्रंप जीत रहे हैं, लेकिन वोटों की लीड सिर्फ 7000 वोटों की है। और पेंसिल्वेनिया, जहां उन्हें परसों रात तक 7 लाख वोटों की लीड हासिल थी, अब उनकी लीड वहां घटकर, आज सुबह तक वो 18,000 थी, इस वक्त वो लीड घटकर फकत 3,000 रह गई है। में भी वहां के लोग भी अब देख रहे हैं कि जी कौन शायद ये इलेक्शन जीतेगा, और इसी वजह से न्यूयॉर्क में भी देख रहे हैं कि दुकानदारों ने अपनी दुकानों को महफूज बनाने के लिए वहां पर शीशों पर लकड़ी से बने जो बोर्ड लगा ले। इससे पहले भी हमने देखा था जब जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत के बाद भी जब वहाँ पर फसादात हुए थे और वहाँ पर एहतजाज किया था, तो दुकानों को लोगों ने बड़ा नुकसान पहुँचा था, चाहे वो सैन फ्रांसिस्को हो, वो न्यूयॉर्क हो, जितने भी बड़े शहर थे वो तमाम बड़े शहर इसकी लपेट में आए थे। खैर, इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अमेरिका में AFI न्यूज़ के नुमाइंदे जहांजेब अली, और उनके साथ में हमसे बात करेंगी क्योंकि हमने पेंसिल्वेनिया इस वक्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेट है, तो पेंसिल्वेनिया पे नज़र रखना भी हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। पेंसिल्वेनिया से मैं ज्वाइन करके जनाब रिफत चुगताई साहिबा, जो कि पेंसिल्वेनिया फॉर बाइडन के नाम से जो कैंपेन चल रही है उसका ये हिस्सा भी हैं। रिफत, वेलकम टू बाखबर सवेरा, एंड जहांजेब, वेलकम टू बाखबर सवेरा। गुड मॉर्निंग नहीं बोलूँगी ऑफ कोर्स, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी रात हो चुकी है, लेकिन ये ज़रूर पूछूंगी, तीसरा दिन जहांजेब आज हो गया है, कुछ सूरत हाल क्लियर होकर सामने आई है? देखिए, सूरत हाल थोड़ी बहुत तो क्लियर है मदिया के जो बाइडन जो है अब ये इंतखाब जीत सकते हैं, लेकिन जो दूसरी जानिब धांधली के इल्ज़ामात हैं और जिस तरीके की सदर डोनाल्ड ट्रंप बातें कर रहे हैं और जिस तरीके से वो अपने हमातियों और साथियों और वोटर्स को उकसा रहे हैं, उससे हालात ख़राब होने का बहुत खदशा है। इस वक्त कई अमेरिकी रियासतों के अंदर मुजाहरे भी हो रहे हैं और धांधली के इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं। सदर ट्रंप ने तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया इन इंतखाबात को ये जाली इंतखाबात हैं। अब आप ये देखिए, ऑब्वियसली वो परेशान तो हैं क्योंकि 2 रोज कबल अभी शफात ने खुद बताया 6 लाख की लीड, और अब आप देखें नंबर कहाँ पर पहुंच गया है। और वो ये कह रहे हैं जो जितने थैले आ रहे हैं, वो उन्होंने खुद कहा कि इतने बैग्स आ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा उस बैग्स में लाखों वोट जो बाइडन के कैसे निकल रहे हैं। वो इस पर भी सवालात उठा रहे हैं। और ना सिर्फ वो, अब वो अपने कांग्रेस के तमाम अरकान से, तमाम सेनेटर्स से और तमाम जो ऐवान नुमाइंदगान के जो दोबारा से लोग अब मुंतखब हुए हैं, उनसे कह रहे हैं कि वो भी अभी कैंपेन चलाएं, पूरी मुल्क गिर कैंपेन चलाएं कि ये जाली इंतखाबात हुए हैं, इनमें करप्शन हुई है और वो इंतखाबात को नहीं मानते। लेकिन मामला ये इतना मामला आसान नहीं। देखिए, नेवाडा के वो मामला को कह रहे थे कि वहां पर धांधली हो रही है और वहां की वोटिंग उन्होंने रुकवाई। अब नेवाडा का जो मामला है वो नेक्स्ट ट्यूसडे तक चला गया है। नेक्स्ट ट्यूसडे तक वहां पर जो है
जो वोट आ रहे हैं उनकी काउंटिंग की जाएगी। पेंसिल्वेनिया में भी जो है मुसलसल हाँ। जो है वो वोट जो अच्छा, पेंसिल्वेनिया के डाले वाले से जहांजेब, सॉरी मैं आपको कट करी, लेकिन क्योंकि आपने बात पेंसिल्वेनिया की थी, तो क्योंकि रिफत जो है वो पेंसिल्वेनिया फॉर बाइडन की जो कैंपेन है उसका पार्ट भी है, और वहाँ पे जो पोलिंग बूथ्स हैं वहाँ का उन्होंने खुद ऑब्जर्व भी किया हुआ है। कल रिफत साहिबा बाखबर सवेरा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक ट्वीट की है कि बिग लीगल विन इन पेंसिल्वेनिया। क्या आपको लगता है कि ऐसा होने जा रहा है जैसा उन्होंने ट्वीट किया? और साथ में धांधली की जो बात करें तो क्या मुमकिन हो सकता है, क्योंकि ऑफ कोर्स पोलिंग स्टेशन में ऑब्जर्वर्स तो वहाँ पे मौजूद हैं। हाँ जी, बल्कि मेरे अपने पोलिंग स्टेशन में दोनों तरफ के ऑब्जर्वर्स थे, क्योंकि दे हैव अ लीगल राइट, तो किसी को इजाजत नहीं है कि उनको रोक सके। जहाँ उनकी ट्वीट की बात है, ट्वीट्स तो उनकी अगर आप एट एन एवरेज देखें, हर ट्वीट में कोई एवरेज 12 झूठ होते हैं। सो दिस इज अ नोन फैक्ट। मैं थोड़ा सा आपको इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बताती हूँ कि वो कोर्ट्स में क्या हुआ था। इन्होंने सीधा पहले सुप्रीम कोर्ट में जाके बात करने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम पहले अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बात करो। तो फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आए, जो कि जज ने कहा कि आप सबूत लेके आओ, क्या धांधली। रिफत चुगताई साहबा, या आप हमारे साथ रहिएगा, एक ताज़ा खबर अपने साथ शेयर करते चलें लाहौर से, जहां से खबर आ रही है कि जहांगीर तरीन 7 माह बाद बरतानिया से वतन वापस पहुंच गए हैं। जहांगीर तरीन गैर मुल्की परवास के जरिए बरास्ता दुबई अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे। जहांगीर तरीन 7 माह से हैम्पशायर कंट्री में मुकीम थे। हम आपको एक बार फिर बताते चले जनाब कि जहांगीर तरीन 7 माह बाद बरतानिया से वतन वापस पहुंच गए हैं। एक बड़ी अहम खबर, जहांगीर तरीन साहब जिनके हवाले से शुगर स्कैंडल के हवाले से बात की जा रही थी और बड़ा एतराज़ उठाया जा रहा था उनकी अदम मौजूदगी के हवाले से, फाइनली जहांगीर तरीन इज़ बैक। जहांगीर तरीन 7 माह बाद बरतानिया से वतन वापस पहुंच गए हैं गैर मुल्की परवाज के जरिए बरास्ता दुबई। अब से कुछ देर पहले जहांगीर तरीन लाहौर पहुंच गए। और शबात, इससे पहले हमने देखा भी था कि जहांगीर तरीन जो थे, जो वज़ीर आज़म इमरान खान की जो काबीना थे उससे अलहदा भी हो गए थे। फिर उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से मुल्क को शुगर क्राइसिस ने हिट किया। जब शुगर क्राइसिस ने हिट किया और उसके हवाले से जो तफसीलात सामने आना शुरू हुई, तो बहुत बड़े बड़े नाम जो हैं वो भी सामने आना शुरू हुए। बहुत सारे मुकदमात ऐसे हैं जिसमें जहांगीर तरीन और अली तरीन को का सामना भी है, और उन्होंने पिछले दिनों भी बहुत सारी ऐसी हेयरिंग्स हुई हैं जिनमें वो वतन वापस नहीं आ सके थे। लेकिन आज सुबह की जो खबर है वो आपके सामने हमने पेश की है कि जहांगीर तरीन तकरीबन 7 माह के बाद बरतानिया से वतन वापस सुबह पहुंच गए हैं। बिल्कुल मदीहा, और अब से कुछ देर पहले जहांगीर तरीन ने बातचीत करते हुए कहा कि वो इलाज की गर्ज से बाहर थे। 7 साल से हर साल वो इलाज के लिए बाहर जाते हैं। ऑपोजिशन का काम है इल्ज़ाम लगाना, उसका जवाब देना ज़रूरी है, और अल्लाह का शुक्र है मेरा तमाम कारोबार शफाफ है, कहना था जहांगीर तरीन का। यार मोहम्मद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जी यार मोहम्मद। देखें, जहांगीर तरीन 7 माह बाद बरतानिया से वतन वापस पहुंच गए हैं। अब से कुछ देर कबल वो गैर मुल्की एयरलाइन के जरिए बरास्ता दुबई लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। जहांगीर तरीन ने एयरपोर्ट से बाहर आते हुए हमारे साथ बात भी की है, जिसमें उनका कहना था कि अपोजिशन का काम है इल्ज़ाम लगाना, उसका जवाब देना ज़रूरी नहीं समझता। हर साल इलाज के घर से बाहर जाता हूँ, इस बार भी इलाज करवाने का गया था और अब जब इलाज मुकम्मल हुआ है तो वापस आया हूँ। जहांगीर तरीन ज़राए का कहना है कि जो है वो अपने जो इल्ज़ामात उन पर लगाए गए हैं उनके हवाले से वो पेश भी होंगे। ताहम अब वो यहाँ लाहौर एयरपोर्ट से चले गए हैं और इस हवाले से उनका कहना था कि जो भी इल्ज़ाम लगाए गए हैं मैं उसका जवाब देना ज़रूरी नहीं समझता। दूसरी जानिब उनकी जानिब से ये भी कहना था कि जितना भी उनका कारोबार है वो साफ और शफाफ है और वो इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया यार मोहम्मद हमें इस हवाले से तफसीलात से आगाह करने का। एक और अहम खबर यहाँ शामिल करें, आर्मी चीफ का हॉकी के अजीम खिलाड़ी अब्दुल रशीद जूनियर के इंतकाल पे इजहार अफसोस। अब्दुल रशीद जूनियर के इंतकाल से मुल्क अजीम खिलाड़ी से महरूम हो गया, कहना था आर्मी चीफ का। अल्लाह पाक मरहूम के दर्जात बुलंद करे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि अल्लाह पाक मरहूम के अहल खाना को यह सदमा बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमाए। आपको बताते चले साबिक ओलंपियन अब्दुल रशीद जूनियर के इंतकाल से हॉकी को बड़ा नुकसान हुआ। अब्दुल रशीद जूनियर तवील अदालत के बाद इस्लामाबाद में इंतकाल कर गए। अब्दुल रशीद का शुमार हॉकी की तारीख के बेहतरीन सेंटर फॉरवर्ड्स में होता था।
और इससे पहले हम बात कर रहे थे अमेरिकी इलेक्शंस के हवाले से। हमारे साथ मौजूद थी रिफत चुगताई साहिबा, जो कि पेंसिल्वेनिया फॉर बाइडन की कैंपेन में काम कर रही हैं, और साथ में हमारे नुमाइंदे जहांजेब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा रिफत, सॉरी क्योंकि आपकी बात हमें कट करनी पड़ेगी, ऑफ कोर्स हमें ब्रेकिंग न्यूज़ भी देनी थी, लेकिन हम बात कर रहे थे किस तरीके से हो सकता है कि धांधली हो जब ऑब्जर्वर्स भी वहाँ पर मौजूद है, स्पेशली फिर आपने जैसे बोला कि जब वो सुप्रीम कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप शवाहिद भी उनको ला के दें। बिल्कुल। और उसके अलावा फिर अभी पेंसिल्वेनिया कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया, जज ने, कि आए अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए, प्रूफ दीजिए थोड़ा सा। तो उन्होंने फिर उनकी डिसीजन ये थी, फाइनल डिसीजन ये थी कि ठीक है, वहाँ पे जहाँ पे वोट काउंट हो रहे हैं वहाँ पे ऑब्जर्वर्स की इजाजत दे दी कि दोनों साइड के ऑब्जर्वर्स जाएं, लेकिन 6 फीट का डिस्टेंस रखें और सोशल डिस्टेंसिंग भी रखें और कोविड के प्रोटोकॉल जो हैं उसके हिसाब से रहिए। तो ये तो पहले से मौजूद था, सिस्टम में था। पर एक बात मैं थोड़ी सी डिफरेंशिएट आपको करवाना चाहती हूँ कि जो ऑब्जर्वर्स होते हैं उनको प्रोटोकॉल के साथ रहना पड़ता है, और हर पोलिंग प्रीसिंक्ट में एक जज होता है, उसकी डिस्क्रेशन होती है कि अगर कोई ऑब्जर्वर सही तरीके से नहीं अपने आप को कैरी कर रहा या आपके काम को इंटरप्ट कर रहा है तो वो उसको एस्कॉर्ट करके बाहर ले जा सकते हैं। इसमें ये भी आ जाता है कि अगर वो आपको लग रहा है कि जो ऑब्जर्वर वहाँ पर मौजूद है वो किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, तो वो भी ऑफ कोर्स उस डेकोरम में नहीं आता। बिल्कुल, क्योंकि जो ऑब्जर्वर्स होती हैं उनका पर्सपेक्टिव जो होता है बड़ा सब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि दे आर रिप्रेजेंटिंग देयर ओन पार्टी। तो वो हर चीज में एक गलती थोड़ी सी निकालते हैं। पर काउंटिंग के वक्त में उसके अलावा, ऑब्जर्वर्स के अलावा जो काउंट कर रहे होते हैं वो एक रिपब्लिकन होता है। यानी और बज़ाहिर ऐसा नहीं लगता कि जो डोनाल्ड ट्रंप के जो दावे हैं कि धांधली हो रही है या फ्रॉड है ये इलेक्शन, उसमें कोई सदाकत हो। जहांजेब, आपकी तरफ दोबारा आते हैं। आपने बताया कि जी निवाडा के नतायज जो है वो तकरीबन एक हफ्ता मजीद डिले हो सकते, ट्यूसडे तक मजीद जो डिले हो सकते हैं। 84% वोट काउंट हुआ है अब तक, और जो बाइडन की लीड भी बज़ाहिर को इतनी ज्यादा नहीं है। आपको लगता है कि अब भी कोई ऐसी सूरत हाल है कि निवाडा फ्लिप कर सकता है और रिपब्लिकन हो सकता है? देखिए, रिपब्लिकन मेरा नहीं ख्याल कि वो रिपब्लिकन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एक बात ऐड और भी कर दूं कि देखें जो पोस्टल बैलेट रिसीव हो रहा है अभी पेंसिल्वेनिया के अंदर भी, नेवाडा के अंदर भी, तो ये वो पोस्टल बैलेट है। इसकी एक शर्त ये भी लाजमी है कि वो जो एनवेलप आएगा वो वोट जो है 3 नवंबर या उससे पहले जो है उसके ऊपर पोस्टल स्टैंप होनी चाहिए। अगर वो 3 नवंबर के बाद की पोस्टल स्टैंप है तो वो वोट काबिल कबूल नहीं होगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप तो ये कहते हैं कि जी बस आप वोटिंग बंद कर दें, आप ये जो वोट आ रहे हैं ये बिल्कुल जो थैलों के अंदर, बैग्स के अंदर वोट्स आ रहे हैं, जो पोस्टल बैलेट्स, इसकी काउंटिंग बंद कर दें। भाई ये काउंटिंग कैसे बंद हो सकती है? लेकिन खैर वो उनकी शकुको शबात यही है कि जब उन्हें 2 रोज पहले 6 लाख की जो उन्हें बढ़तरी थी, अब आपके सामने वो चंद हजार की बढ़तरी रह गई है, तो ऑब्वियसली परेशान है उनकी बॉडी। जहांजेब ये बताएगा, चले ठीक है, नेवाडा की समझ में आती है कि नेवाडा में ट्यूसडे तक टाइम लग जाएगा रिजल्ट्स आने में, लेकिन व्हाट अबाउट जॉर्जिया, अलास्का की हम बात करें, और पेंसिल्वेनिया में भी खैर हमारी बात हो गई है, नॉर्थ कैरोलिना की बात करें, तो ये इन 3 स्टेट्स का क्या बनेगा अभी? देखिए काउंटिंग हो रही है ना, जो पोस्टल बैलेट आ रही है, जब तक वो काउंटिंग मुकम्मल नहीं होगी रिजल्ट कैसे सामने आएगा? अभी देखिए नॉर्थ कैरोलिना के अंदर भी 94% रिपोर्टिंग हो चुकी है वोटों की, और उसमें लीड कर रहे हैं सदर डोनाल्ड ट्रंप। इसी तरह जॉर्जिया के अंदर भी 99% रिपोर्टिंग हो चुकी है। मेरे ख्याल से आपके शायद शो चल रहा है, शायद इसी दौरान ही जॉर्जिया का रिजल्ट हमारे सामने आ जाए। सदर ट्रंप जीत रहे हैं, बहुत ही नैरो मार्जिन के साथ सदर डोनाल्ड ट्रंप इसको जीत रहे हैं। अच्छा, दूसरी एक और बात यहाँ पर ऐड करना ये भी जरूरी है कि यहाँ पर जो है अब इस तरह का एक तासुर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है रिपब्लिकन पार्टी की जानिब से, कि वो ये कह रहे हैं कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी को बहुत ज्यादा जो है वो मजबूत किया था, उसको उसमें मजीद उसमें इजाफा किया। तो अब ये जो बार बार कहते हैं वॉशिंगटन की एस्टैब्लिशमेंट ने उनको हरवाया है, तो अब इस बात के खदशात का इजहार किया जा रहा है कि अब ये इल्जाम तराशियों को उतर के आएंगे। अब ये डायरेक्टली इल्जाम नहीं लगा सकते। अच्छा, साथ में जाज़ेब ये हम जरा बॉडी लैंग्वेज के हवाले से जरा हमसे बात कीजिएगा। हम देख रहे हैं कि कल से सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो बॉडी लैंग्वेज है, और एंडरसन कूपर को तो खैर मैं यहाँ पे बिल्कुल भी कोट नहीं करूंगी, लेकिन जो बाकी तमाम तर मीडियाज हैं वो भी कुछ ऐसी ही लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि देखिए रात को भी जब आपके साथ हम लाइव थे वहाँ पे तो वहाँ पे रात को 11:35 से 40 मिनट के ऊपर व्हाइट हाउस की जो रोशनी है वो भी बंद कर दी गई थी। हालांकि व्हाइट हाउस जो है पूरी रात रोशन रहता है,
लेकिन रात को लाइट्स वहां पे ही बंद कर दी गई थी जब रिजल्ट के नताइज जो है वो तब्दील होना शुरू हुए थे। तो ऑब्वियसली परेशानी तो है पूरी रिपब्लिकन पार्टी को परेशानी। अब इसका एक ही हल है कि वो अपने जो जितने भी सपोर्टर्स और जो है सपोर्टर्स उनको अब चार्ज अप कर रहे हैं। जो उनके जो मुजाहरे हैं वो कई रियासतों के शुरू हो चुके हैं। 13 रियासतों के अंदर नेशनल गार्ड्स तलब कर लिए गए हैं इसी वजह से। और अभी आपने खुद बताया कि ना सिर्फ वॉशिंगटन डीसी का विलियर्ड होटल है व्हाइट हाउस के बिल्कुल सामने, उसने विलियर्ड होटल को भी चारों तरफ से वुडन वॉल बना दी गई है, लकड़ी के बोर्ड्स के साथ उसको कवर कर दिया गया है। जितनी बड़ी इमारतें हैं उनको कवर कर दिया गया है क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर हंगामे जो है वो यहाँ पर फूट सकते हैं। और अब ये हंगामे जो है ये बाइडेन के लोग नहीं, ये हंगामे अब दूसरी तरफ से होने हैं। और ये लोग जो होते हैं सदर डोनाल्ड ट्रंप के जो हमायती हैं, ये डंडों से या पत्थरों से लेस नहीं होते, ये असलहे से लेस होते हैं। तो ये बहुत बड़ा खदशा जो है इसका इजहार किया जा रहा है। हाँ। ये आपने बड़ी एक दिलचस्प बात बताई। अच्छा, अब अगर मान लिया जाए कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो कोर्ट में जाते हैं और बज़ाहिर जैसे कि लग रहा है कि नंबर्स उनके हक में नहीं है, ही हैज़ स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो, क्या ऐसा मुमकिन है कि नताइज अभी कुछ मुख्तलिफ हैं और बाद में कोर्ट इंटरवीन करे तो नताइज मुख्तलिफ हो सके? क्या ऐसा कभी यूएस की तारीख में हुआ है? देखिए शफात, इस 2000 में हुआ था। अल गोर ने चैलेंज किया था एक रियासत के अंदर, तो 36 रोज के बाद उसका इंतखाब आया था। और ये तो देखिए सदर ट्रंप को हक है ना कि वो किसी भी रियासत में जाके वो कह सकते हैं जी रिकाउंटिंग कीजिए कोर्ट की, लेकिन वो रिकाउंटिंग की बात ही नहीं कर रहे। वो तो कह रहे हैं ये इंतखाबात जाली हैं, वो तो कह रहे हैं ये धांधली हो रही है। उन्होंने तो ये भी इल्जाम लगाया कि मिशिगन के अंदर जो गिनती कर रहे हैं इस वक्त वोटों की बैठ के, वो डबल वोट गिन रहे हैं। अब जब उनसे पूछा भाई सबूत किधर है, तो सबूत उनके कोई नहीं। नेवाडा के अंदर जो है ट्रंप कैंपेन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने सवालात भी लिए सहाफियों के, तो उन्होंने कहा जी कि यहाँ पर जो है बहुत बड़े पैमाने पर धांधली हो रही है नेवाडा के अंदर, या मुर्दे वोट डाल के। सही। अब देखते हैं जहांजेब के नेवाडा की सूरत हाल मंगल तक तरह डेवलप होती है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जहांजेब अली मौजूद थे और बता रहे थे नेवाडा की सूरत हाल के हवाले से। आम खबर शामिल करते चलें लाहौर से जहांगीर तरीन के हवाले से। जहांगीर तरीन 7 माह बाद इंग्लिस्तान में रहने के बाद, बरतानिया में रहने के बाद फाइनली वो वतन वापस पहुंच गए हैं और वतन वापसी पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। मैं गया था, मैं बता के गया था कि मैं इलाज करने जा रहा हूँ। हर साल जाता हूँ, हर साल पिछले 7 साल, और जैसे ख़त्म होगा मैं वापस आ जाऊँगा। मैं वापस आ जाऊँगा जी। अपोजिशन का काम है इल्ज़ामात लगाना। मैं उनको कोई इतना जवाब देना चाहता हूँ ना मैं उनसे जवाब देने की उनको बता दूँ। मेरा कोई मसला नहीं है, सब कुछ कारोबार साफ और शफाफ है, अल्लाह का बहुत शुक्र है। आपने सुना कि लाहौर एयरपोर्ट के बाद के बाहर जहांगीर तरीन ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि वो इलाज के गर्ज से मुल्क से बाहर गए थे, जब उनका इलाज ख़त्म हुआ तो वो वापस भी आ गए हैं। हमारे नुमाइंदे यार मोहम्मद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। यार मोहम्मद, कुछ पता है कि आज इनकी क्या मसरूफियात रहेंगी? ये लाहौर में दिन गुजारेंगे या फिर इस्लामाबाद भी जाएंगे? जी यार मोहम्मद, हम कोशिश करेंगे कि हम अपना राब्ता जो है वो रियाद मोहम्मद से दोबारा कर सके। फिलहाल जो नाज़रीन हमें देख रहे हैं, हम आपको बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जहांगीर तरीन 7 माह इंग्लिस्तान में गुजारने के बाद आज सुबह वतन वापस आए हैं और लाहौर एयरपोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए, कुछ नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बताया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इलाज के गर्ज से बाहर गए थे। क्या कहा था आपको सुनवाते हैं। मैं गया था, मैं बता के गया था कि मैं इलाज करने जा रहा हूँ। हर साल जाता हूँ, हर साल पिछले 7 साल, और जैसे ख़त्म होगा मैं वापस आ जाऊँगा। मैं वापस आ जाऊँगा जी। अपोजिशन का काम है इल्ज़ामात लगाना। मैं उनको कोई इतना जवाब देना चाहता हूँ ना मैं उनसे जवाब देने की उनको बता दूँ। मेरा कोई मसला नहीं है, सब कुछ कारोबार साफ और शफाफ है, अल्लाह का बहुत शुक्र है। जहांगीर तरीन वापस आ गए हैं। ऑपोजिशन का हुकूमत पे सबसे बड़ा एतराज़, अब उसका क्या होगा? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं जनाब आपको बाखबर सवेरा में। और आपको बताते चलें कल क्या हुआ जी। कल एक बड़ा मज़ेदार वाक़या हुआ। कल वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से इत्तेहादी जमातों के लिए एक लंच यानी ज़ोहराना अरेंज किया गया। उसमें सब आए लेकिन काफ़ी नहीं है।
बिल्कुल शफात, काफ़ी नहीं आई और पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब में उनके वोट्स की वजह से ही मुस्तहकम है पोजीशन पीटीआई की वहाँ पर। लेकिन मोहन सलाई साहब ने कल एक ट्वीट भी किया, उन्होंने कहा कि भी हमारा उनके साथ जो ताल्लुक है वो वोट का ताल्लुक है, हमारा खाने से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो उन्होंने शिरकत से भी माजरत कर ली और वही बात उन्होंने कहा कि हुकूमत ने कभी किसी भी इशू पर बात ही नहीं की, मुशावरत ही नहीं की, वो काबीना से अलग भी हो सकते हैं। तो ये कल हमने देखा कि इस तरह की स्टेटमेंट भी सामने आ रही थी, नाराजगी इतनी बढ़ गई ये कि एमक्यूएम जीडीए ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, जो ज़हराने में शरीक थे, ज़हराने में शरीक थे और उन्होंने भी गुज़रा। मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि जो कराची के हवाले से जो बातचीत हुई थी और जिस तरह से कराची के प्लान के लिए, कराची के लिए एक जो पैकेज था वो अनाउंस किया गया था 1100 अरब रुपए का, उस पर जो काम है वो नहायत ही सुस्त रवि का शिकार है और इस हवाले से एमक्यूएम के और जीडीए के दोनों के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि अवाम के मसाइल के हल के लिए मैकेनिज़्म तैयार कर लिया है, इत्तेहादियों से जो वादे किए हैं उन पर अमल दरामद होगा। मुआशी बेहतरी के बाद अब अगले 2.5 बरस तक इत्तेहादियों के साथ मिलकर बेहतर कारकर्दगी दिखाएंगे। ना सिर्फ ये बल्कि शबाज उनका ये भी कहना था कि जो अगला इलेक्शन होगा वो जीतेंगे अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर, और ये बात उन्होंने इत्तेहादी जमातों के एजाज में दिए गए दोहराने से खिताब के दौरान कही। साथ में ये भी कहना था कि मुआशी टीम ने दिन रात मेहनत करके मुल्क की मईशत को बेहतर किया और अपोजिशन के हाथों पहले ब्लैकमेल हुए थे और ना अब होंगे। लेकिन अब शफात बात यह है कि अपोजिशन के वाले से तो मुसलसल बातें करें कि हम अपोजिशन के हाथों ब्लैकमेल नहीं होने वाले, लेकिन जो कल दोहराने के बाद सिचुएशन बनी है जिसमें उनके इत्तेहादियों से नाराज़ हैं, बीट एमक्यूएम या फिर मुस्लिम लीग काफ जिनके ऑफकोर्स उनको सपोर्ट हासिल थी, तो वो भी नाराज़ हैं, ये भी नाराज़ है। तो कहीं ऐसी बात हो नहीं कि कहीं जी मोहन सलाई साहब ने क्या कहा, अगर प्रोड्यूसर साहब के पास वो शॉट पड़ा है, जरा मोहन सलाई साहब को जरा शॉट चला। वो वोट देते रहना भी देंगे, आगे जहाँ तक इकट्ठे चलने का है, एक वर्किंग रिलेशनशिप क्रिएट करने का है, बिलखुसूस प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से काफ़ी कमी है। ताल्लुक बनाना है तो उनको एफर्ट करनी पड़ेगी। वो एक कदम हमारी तरफ बढ़ेंगे, हम 2 बढ़ेंगे। हमारी जी आखिरी मुलाकात प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ पिछले बजट की बात है, तब हुई थी। अगर तो इन्होंने मामला आगे अच्छे तरीके से लेके चलने हैं तो फिर इनको आगे बढ़ के ये इशूज रिजॉल्व करने पड़ेंगे। पहले वज़ीर आज़म साहब हमारे साथ अपने मामला तो ठीक करें। देखिए, हम किसी ऐसे बंदे की कोई गारंटी नहीं दे सकते जिसके हमारे साथ तल्लुका ठीक ना हो। जब कोई लेजिस्लेशन की ज़रूरत होती है तो इनके जो वज़रा हैं या जो इनके MNAs MPs हैं जिनका हमारे साथ तल्लुक है, उनको भेज दिया जाता है कि जी इनको क्या मेहरबानी करें जी, हमें सपोर्ट करें इस बिल पर। हर 6 महीने बाद, साल बाद ख्याल आता है इनको कि यार इत्तेहादी भी है या कोई नंबर काउंट करता है, तो फिर ये भागे भागे आते हैं जी खाना खा लो, खाना खा लो। अब खाना खा के एक फ़ोटो खिंचा के अपोजिशन को दिखानी है तो उससे कुछ साबित नहीं होगा। ये शफात उन्होंने जो बात की है मोहन सलाही, उन्होंने कहा कि जब जहाँ नंबर काउंट के वाले से बात होती है तो फिर वहाँ पे खाना खिलाया जाता है, फिर खाना खिलाया जाता है तो पिक्चर्स खींची की जाती है, पिक्चर्स खींच के फिर जो अपोजिशन को दिखाई जाती हैं तो फिर वो एक तरह से प्रेशर डेवलप करने की बात की जाती है। लेकिन जब आप एक ऐसा टाइम जिसमें हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि जो तमाम तर जो अपोजिशन जमातें हैं वो एक जगह मुत्तहिद हैं, 11 की 11 जमातें एक साइड पर हैं, और दूसरी जानिब जो 3 बड़ी जो इत्तेहादी हैं हुकूमत की, वो हुकूमत से नाराज़ है। और कल स्पेशली जो है, जैसे हम अभी बात भी कर रहे थे, MQM पाकिस्तान के हमने देखा कि जब वो शरीक हुए तो उन्होंने भी बड़ी शिकायत के अंबार लगाया। उन्होंने कहा कि भाई आपने कराची के वाले से हमारे से इतने वादे किए थे, उन पर भी कुछ काम नहीं हुआ, तो हम क्योंकि कराची के नुमाइंदे, जब हम कराची वापस जाते हैं तो कराची वाले हमसे पूछते हैं कि भाई आप काबीना में बैठे हुए हैं, आपने हमारे लिए किया क्या है। एग्जैक्टली जी, कराची के हवाले से वो 1100 अरब रुपए का पैकेज, जब कराची में बारिशें हुई थी अब से 2 महीने पहले, तो उस पैकेज का ऐलान किया गया था, उस पर अभी तक कोई पेशरफ्त सामने आई नहीं है। और इस वजह से MQM जो कि जिसका कराची में स्टेक है, बड़ी इत्तेहादी है हुकूमत की, उनका डेफिनेटली अब इस पे they are raising a little bit of eyebrows. Also कल के दौरान में उन्होंने शिकायत भी लगाई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्योंकि अब अभी भी कराची की आप सूरत हाल देखें शफात, आप निकल जाए किसी दिन, आप लॉन्ग ड्राइव की कोशिश करके देखें तो आप देखेंगे कि कचरा कितना भरा पड़ा है कराची में और उसके लिए कुछ किया नहीं जा रहा। तो बड़ी उन्होंने कहा कि भी आप देखें, और ये तो वो चीज़ है ना शफात के जो कि सिंध गवर्नमेंट ने देखनी, बहुत सारी ऐसी चीज़ों के अप्रूवल जो हैं वो CM जब तक नहीं देते तो उन चीज़ों पे काम नहीं हो सकता। कल राजा बशारत साहब का एक स्टेटमेंट था जो कि उन्होंने नदीम मलिक साहब के शो में दिया, बड़ा खौफनाक स्टेटमेंट था, लेकिन फिर फौरन ही वापस ले लिया क्योंकि उन्हें लगा कि वो शायद स्लिप हो गया। लेकिन वो उसने एक मूड बता दिया कि जो काफ लीग है, गो कि वो पंजाब में इत्तेहादी है और बड़ी अहम इत्तेहादी है, लेकिन कुछ ज़्यादा खुश नहीं है। बिल्कुल शफात, जिन्होंने स्टेटमेंट लिया, नदीम मलिक साहब की इसमें स्टेटमेंट लिया, फिर अर्शद शेख ने वजाहत भी कर दी, शाज़िब खान ज़ारा ने तो उनसे पूछ भी लिया कि कहीं आप डर तो नहीं गए, आपने स्टेटमेंट दे तो दी थी, लेकिन आप डर की वजह से हैं
वो पीछे हो गए। अच्छा, साथ में कराची हमने मुसलसल बात भी करें कि MQM कारकान ने शिरकवा भी किया है कि ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर काम इंतहाई सुस्त रवैये का शिकार है, तो इस पर भी कुछ किया जाए। खैर, इसी वाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत अरसे के बाद हमें ज्वाइन करें हैं वज़ीर आला पंजाब की मुआवने खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान साहिबा, उनको हम शामिल गुफ्तगू करेंगे। फिरदौस साहिबा, वेलकम बैक आफ्टर सो लॉन्ग। आपको इतने अरसे बाद देखी बड़ी खुशी हो रही है। ये क्या सूरत हाल बनती जा रही है? आपके इत्तेहादी आप पर नाराज हो गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गुड टू सी यू ऑल आल्सो, क्योंकि आपका मेरा एक हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन तो रही है, लेकिन मीडिया में थोड़ा सा गैप रहा है और उसकी भी बहुत सारी रीज़न्स थी, वो बाद में डिस्कस होंगी। अभी जो आप इत्तेहादियों की बात कर रहे हैं, तो इत्तेहादी ज़ाहिर है आपको पता है कि एक कोलिशन गवर्नमेंट जब आती है तो उसमें चैलेंजेस भी उतने ही बड़े होते हैं। और हम लोगों ने इलेक्शन में तो इत्तेहाद करके एक कॉमन मंशूर पे इलेक्शन नहीं लड़ा था। हर जमात का एक अपना मंशूर है, एक मैनिफेस्टो है, एक लोगों के साथ की हुई कमिटमेंट है। और फिर चूँकि हर सूबे से काफ का पंजाब से, MQM का सिंध से, इसी तरह GDA और फिर बाकी अलाइज पार्टी जो बलूचिस्तान से है, तो ये एक कंसेंसस एजेंडे पे इकट्ठे हुए हैं कि हमने पाकिस्तान और पब्लिक इंटरेस्ट में काम करना है। तो जहाँ कहीं आपको पता है कि कोलेशन बनते हैं, वहाँ चैलेंजेस उसी तरह से दरपेश रहते हैं। एक चैलेंज और भी है, और वो ये है कि इमरान खान साहब ना रवायती सियासतदान नहीं है। जो रवायती सियासतदान शॉर्ट टर्म मंसूबे, जिनको हम डेरे की सियासत की जुबान में कैंटा प्रोजेक्ट कहते हैं, वो उनके फेवर में नहीं है। जबकि चौधरी शहजाद साहब एक रवायती सियासतदान है और उनके कुछ रवायती मुतालबात भी हैं डेफिनेटली इस हवाले से। मुनीस इलाही साहब के वजारत का मुतालबा तो खैर बहुत पुरानी बात हो गई, लेकिन आपको लगता है कि आप, चूंकि आप चौधरी साहब को भी बड़ी बेहतर तौर पे जानती हैं, उनके साथ आपने बड़ा क्लोजली काम भी किया हुआ है और इमरान खान साहब की टीम की भी आप बड़ी अहम मेंबर हैं, आप इस टसल को, इस लिटिल बिट ऑफ, जिसे हम कहेंगे टेंशन को, थोड़ा बहुत कम कर सकती हैं? आप पर उम्मीद है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि नेल्सन मंडेला से किसी ने पूछा था कि लीडर और सियासतदान में क्या फ़र्क होता है, तो उन्होंने जवाब दिया था कि जो सियासतदान हो तो अपने आने वाले इलेक्शन की स्ट्रेटजी बनाता है और उसकी महवर मरकज़ और पॉलिसीज़ जो होती हैं वो आने वाले इलेक्शन में दोबारा जीत के आने के लिए होती है। और उसका इंटरेस्ट जो है वो पॉलिटिकल होता है, और जो लीडर होता है वो आने वाली नस्ल के लिए प्लान करता है, वो आने वाले इलेक्शन के लिए प्लान नहीं करता। तो इमरान खान लीडर हैं और जाहिर है जो चौधरी साहब जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो सियासतदान है और मंजे हुए सियासतदान है। दोनों का जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है, चूँकि इमरान खान साहब लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ और एक सस्टेनेबल कंसिस्टेंट अप्रोच को इम्पोर्टेंस देते हैं, और चौधरी साहब का ये है कि हमारे लोग जो है, क्योंकि खान साहब का कॉन्सेप्ट, आइडियालॉजी, चूँकि बाहर वो रहे हैं, दुनिया को देखा है उन्होंने, उनका एक्सपोजर है और वो समझते हैं कि दुनिया ने जब तरक्की की और फिर उस तरक्की को सस्टेन किया तो उसके पीछे पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं थे, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल रोड मैप थे जिसको वो लेके चलना चाहते हैं। लेकिन चौधरी साहब जो कि पाकिस्तान के उस तबके को रिप्रेजेंट करते हैं जहाँ 60% अनपढ़ लोग हैं और उनकी सियासत का महवर मरकज़ नाली गली सड़क बिजली गैस है, और आज भी वो सियासत उसी में उलझी हुई है, थाने और कचहरी में। तो चौधरी साहब उस 60% के जज्बात एहसासात को समझते हैं। बिल्कुल, और वो अगर हुकूमत को कोई एडवाइस करते हैं तो वो हमारे बेटरमेंट के लिए है, क्योंकि नीचे लोगों को अगर डेवलपमेंट फंड नहीं मिलेंगे, उनकी डे टू डे जो रिलीफ है वो होता हुआ डिलीवर नज़र नहीं आएगा, तो वो चैलेंजेस हुकूमत के लिए जब बढ़ेंगे तो ऑफ कोर्स इत्तेहादियों के लिए भी बढ़ेंगे। ये आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की और आपने एग्जैक्टली अवाम की जो परेशानी है वो आप समझती हैं, और ये अवामी मसाले जिनकी तरफ आपने इशारा भी किया, जिसकी वजह से चौधरी साहब खुद भी कंसर्न है। लेकिन अच्छा, उनका एक और बड़ा कंसर्न भी है, वो कह रहे हैं कि दो साल से मुलाकात नहीं हुई, हमसे मुशावरत नहीं की जाती। बड़े आम इत्तेहादी आपके, जिसकी वजह से पंजाब में आपकी गवर्नमेंट भी फॉर्म हुई है। सो क्या हम देख सकते हैं कि आज या कल या फिर आने वाले दिनों में आप भी, बुज़दार साहब भी जाएँ और इनको मनाएं, क्योंकि अफोर्ड तो कोई भी नहीं कर सकता ना कि एक ऐसे टाइम में आपके इत्तेहादी आपसे नाराज़ हो।
देखिए, जहाँ तक उस्मान बुज़दार साहब के साथ इत्तेहादियों का ताल्लुक़ है तो दे आर इन आइडियल कम्बिनेशन एंड जो उनका एक सपोर्टिव रोल है वो दोनों पार्ट एंड पार्सल है। और हमारे इत्तेहादियों को पंजाब में हमसे कोई गिला शिकवा नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट के अंदर चूँकि इमरान खान साहब की मसरूफियत, उनकी कमिटमेंट, जो हमारे चैलेंजेस रहे हैं आपके सामने हैं, तो शायद वो प्रायोरिटीज़ में उस तरह से उनके साथ मुलाकातें शेड्यूल नहीं हुई हैं। तो वक्त की ज़रूरत है, मिलना चाहिए और हमें आपस में मिल बैठ के ही इन मसाइल का हल तलाश करना है। और आपको लगता है कि आइंदा आने वाले दिनों में इत्तेहादी आपस में मिल बैठ सकेंगे? बैठेंगे, कोई और ऑप्शन और चॉइस नहीं है, क्योंकि एक तरफ माफिया है, एक तरफ वो स्टेटस को के बेनिफिशरीज़ हैं और एक तरफ वो गैंगस्टर सारे इकट्ठे हुए हैं। तो दूसरी तरफ जो लोगों की एक ग्रास रूट की, कॉमन मैन की जो आवाज़ है, उसको इकट्ठे होके उनके सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए, ना कि हम गिले शिकवे लेके अलग-अलग बैठ तो के इसका मतलब है कि जो गिले शिकवे दोहराने में किए गए हो सकते हैं आगे कोई ऐसा इशारा है जिसमें सारे गिले शिकवे खत्म हो जाए? देखिए, सियासत में कोई चीज़ भी कभी भी हतमी नहीं होती, ये डे टू डे बिजनेस है और यहाँ सूरत हाल बदलती रहती है। और मुझे यकीन है कि चौधरी बरादरान जो है वो मंजे हुए सियासतदान हैं और वो पाकिस्तान के मौजूदा हालात का जायज़ा लेते हुए जो चैलेंजेस पाकिस्तान को दरपेश हैं, उन्होंने हमेशा पाकिस्तान की सियासत की है। तो जब पाकिस्तान पे मुश्किल वक्त आता है तो वो पाकिस्तान के लिए खड़े होते हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान मुश्किल में है, हमारे ऊपर एक मुश्किल वक्त है और डेफिनेटली इसमें हुकूमत को अपने इत्तेहादियों को भी और अपोजिशन को भी किसी हद तक साथ लेके चलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। फिरदौस आशिक अमान साहब मौजूद थी जो कि मामले खुसूसी हैं CM पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत हो गए, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको। बाखबर सवेरा में कोरोना की वबा मजीद 23 जानें निगल चुकी है। 24 घंटे में मजीद 1376 नए मरीज सामने आए, इसलिए अब एहतियात जरूरी है। बिल्कुल शफात। और अभी जो 24 घंटे की जो हम बात करें तो इसमें तकरीबन 30 अफराद जो हैं वो 30 अफराद कोरोना की वजह से जाँ बहक हुए हैं। कल आपको पता है कल तमाम तरह एजुकेशन मिनिस्टर्स भी हैं, वो मिलके बैठे भी और उन्होंने देखा भी कि आगे का क्या लायामल अपनाना है। तो ये तय किया गया कि तालीमी इदारे बंद नहीं करेंगे और आगे जो छुट्टियाँ हैं हो सकता है जो विंटर वेकेशन है वो पहले ले ली जाएँ। लेकिन शफात यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं जैसे बहुत सारी सियासी शख्सियात जो हैं वो कोरोना की लपेट में आ रही हैं। बहुत सारी हम एंकर्स को भी अब देख रहे हैं दोबारा से क्योंकि वेव आई है। तो हमने देखा कि सिंध पुलिस में 3474 एहलकार जो हैं वो भी कोरोना से मुतासर हुए हैं और 2 रोज़ पहले इस मोहलिक वबा से SP सिक्योरिटी यूनिट कराची में भी जांबुत हुए हैं। और अब जैसे हम बात करें कि जांबक अफराद की जो तादाद है वो तकरीबन 19 ऐसी हो गई है। ये वो हैं जो कि रिपोर्ट किए जा रहे हैं। इसी वाले से मजीद तफसीलात जानेंगे, हमारे नुमाइंदे नज़ीर साथ मौजूद हैं। नज़ीर अस्सलाम वालेकुम जी। नज़ीर, ये क्या सिचुएशन बनती जा रही है कोरोना के हवाले से? देखें, सिंध पुलिस बिलखुसूस कराची पुलिस के लिए ये इंतहाई कड़ा वक्त है, एक इम्तहान का वक्त है। मार्च से लेकर अब तक जब से ये कोरोना SOP शुरू हुई थी तो ये जो पुलिस थी इनको सड़कों पर उन अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो सड़क पर आते थे या मार्केट्स में जाते थे तो SOPs पर पाबंदी कराने के लिए इनको मुख्तलिफ मकामात पर तैनात किया जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि अवाम की जानिब से तो उसके ऊपर अमल नहीं किया गया, लेकिन उससे मुसलसल इफ़ेक्ट होते गए। ये पुलिस वाले जो अपनी फ़र्ज़ की राह में जब ये सड़क पर होते हैं या मार्केट में जाते हैं तो कहीं ना कहीं से इनको कोरोना लाहक हो जाता है। अब तक 3500 से ज़ायद सिंध पुलिस के जवान जो है वो न सिर्फ कोरोना में मुब्तला हो चुके हैं बल्कि इसी तादाद के मुताबिक इतने ही तकरीबन सेहतयाब भी हो चुके हैं। सिंध पुलिस के अब तक 19 जवान अफसरान ऐसे हैं जो कोरोना से शहीद हो चुके हैं, जाबाक हो चुके हैं, जिनमें सिर्फ जो 15 जो तादाद है वो कराची पुलिस की है, जिसमें गुज़श्ता रोज़ राजा मोहम्मद अरशद जो SSU के SP थे जो गुज़श्ता रोज़ निजी अस्पताल में जाबाक हुए। SSU के इसके अंदर 2 अफसरान है, ईस्ट, वेस्ट, साउथ
और कराची रेंज से डीआईजी एडमिन के जो पर्सनल सेक्रेटरी थे वो, और कराची रेंज के दीगर इसके अंदर एहलकार हैं, वो अब तक इस पे जहां की बाजी हार चुके हैं। और इसके अंदर सबसे बड़ा मामला ये कि जो कराची पुलिस है वो फ्रंट लाइन सोल्जर का किरदार अदा करती नजर आई है और मुसलसल उन्होंने अपना जो किरदार है ये बखूबी निभाया है। लेकिन उसी ड्यूटी के दौरान ही उनको ये कोरोना मर्ज लाहक हुआ और वो फिर इस कोरोना से लड़ते लड़ते कुछ तो सहबजाद हो गए और फिर कुछ जो ये जाबाक हुए। जी, अभी नज़ीर को अंदाज़ा है कि कितने ऐसे पुलिस अफसरान हैं जो कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं? देखें, एसएसयू के एक और एसपी हैं, मुजफ्फर इकबाल नाम है उनका, इस वक्त वो भी घर पर क्वारंटाइन है। जबकि एसएसयू के कुछ और अफसरान भी है जो बाकायदा कोरोना में मुबतला होने के बाद अब सेहतियाब हो चुके हैं और वापस उन्होंने ड्यूटियां भी ज्वाइन कर ली हैं। जबकि कराची पुलिस और सिंध पुलिस के भी कई ऐसे अफसरान और एहलकार हैं जिनके अंदर कोरोना हुआ था और कुछ अभी भी उससे लड़ रहे हैं। तो ये तादाद रोज़ाना इसकी मजीद तादाद भी सामने आती है, लेकिन उसके साथ साथ जो सेहतियाब होते हैं उनकी भी तादाद सामने आती है। जी सही, बहुत बहुत शुक्रिया जी नज़ीर शाह, इस हवाले से हमें तफसीलात से आने का। डेफिनेटली जी, पुलिस फ्रंट लाइन पे है इस पूरी कोरोना वबा के मामले में, जहां डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ जो है वो फ्रंट लाइन पे है। डेफिनेटली पुलिस को भी इस हवाले से नुकसान उठाना पड़ रहा है। 30 जुलाई के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एक दिन में 30 अफराद जाँ बहक हुए हैं। बिल्कुल, ये आहिस्ता से शफात ये नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। खैर, एक और अहम इशू की तरफ भी अब हमें आपकी तवज्जो मबजूल करवानी है। वो बात ये है कि अक्सर हम देखते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं, एक तो बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा लाउड होती जा रही है। बच्चे ज़रा सा रोते हैं तो हमें होता है कि जी हमारी अपनी इतनी मसरूफियात हैं, हम अपने बच्चे को दे देते हैं फ़ोन और गैजेट के इस दौर में आपके लिए बहुत बड़ा टास्क ये होता है और मुश्किल ये होती है कि चलें ठीक है, आपका बच्चा चाहे कोई भी कार्टून वीडियो यूट्यूब पे ही चाहे देख रहा हो, आप कैसे इसको इंश्योर कर सकते हैं कि उसके दरमियान कोई ऐसा इनअप्रोप्रिएट, क्योंकि कोई हम वीडियो देख रहे हो तो शायद पता नहीं कितने एड्स आ जाते हैं, आप फिल्टर कैसे करेंगे क्योंकि कोई ऐसा इनअप्रोप्रिएट एड दरमियान में ना आ जाए या कंटेंट ना आ जाए? मदिया, लुत्फ की बात ये कि तमाम ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे फिल्ट्रेशन के प्रोसेस मौजूद है, लेकिन वो फॉर्म आपको फिल करने होते हैं, आपको खुद ये जज करना होता है कि कौन से एड्स इस पे चल सकते हैं और कौन से नहीं। लेकिन वालिदैन इतनी दिक्कत नहीं करते, इतनी टेंशन नहीं लेते। ज़रा वालिदैन की तरफ पहले चलते हैं और ज़रा हमने उनसे जब ये बात की, उनका क्या कहना था, आइए सुनते हैं। किसी ने बच्चों के साथ जो अगर मोबाइल ले लेते हैं तो ये नहीं देखते कि ये क्या देख रहे हैं। मेरे ख्याल में ये चीज़ इसके ऊपर रोकना चाहिए, इस बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहिए। मैंने तो आज तक बच्चों को फ़ोन अलाउ ही नहीं किया, ना ही टीवी अलाउ किया। उनकी पढ़ाई का जो है हर्ज होता है। पढ़ भी उसी के ऊपर रहे हैं, क्लासेस भी उसी पर हो रही हैं, टाइमिंग तो आप फिक्स नहीं कर सकते, बट आपको चेक एंड बैलेंस रखना कि वो किस किस्म की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, किस किस्म की चीज़ें देख रहे हैं। तो छोटे बच्चों को बेसिकली सेलफोन देना एक हमाकत है और एक उनके साथ ज़्यादती है। बच्चे जान नहीं छोड़ते, मैं तो ये समझता हूँ, और टैबलेट और वो चीज़ें उनके पास इतनी हैवी मिकदार में होती हैं कि वो कहते हैं जब तक वो ले ना लें तो हमारी जान नहीं छोड़ते। बहुत कोशिश करते हैं कि बच्चे जो है ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल ना करें, मगर बच्चे फिर भी मोबाइल ले लेते हैं। घर में जाते हैं तो बच्चे मोबाइल की तरफ फ़ौरन लपकते हैं। मोबाइल फ़ोन तो इस टाइम इतना यानी कि हो चुका है कि बच्चे मोबाइल फ़ोन देखे बगैर कुछ खाना नहीं खाते, नाश्ता नहीं करते। मेरे ख्याल में आजकल बच्चे बाहर खेलने की बजाय टैबलेट और स्मार्टफोन ही यूज़ कर रहे हैं और उस पर कार्टून और ये जो 3, 4, 5 गेम है जो मशहूर, इसी पे लगे रहते हैं। जब भी घर जाएं बच्चों के हाथ में मोबाइल देखते हैं, क्योंकि उनकी वालदा जो हैं कोई भी काम करने लगें तो वो उन बच्चों को मोबाइल दे देती हैं कि चलो बच्चे इसमें बिजी रह जाएंगे। स्मार्टफोन तो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बच्चों को तो देना भी नहीं चाहिए, उनकी आई साइट सारी वीक होती है। अब इसी वाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डिजिटल राइट एक्सपर्ट असद बेग साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। असद, वेलकम टू बाखबर सवेरा। असद, आपने खुद सुना अभी पेरेंट्स क्या बात कर रहे थे और आजकल सबसे ज़्यादा परेशानी की बात यही है कि बच्चे उसी फ़ोन से पढ़ भी रहे हैं, क्लासेस भी अटेंड कर रहे हैं और उसी फ़ोन पे बाकी चीज़ें भी देख रहे हैं। हम कैसे नज़र रख सकते हैं, कैसे फिल्टर कर सकते हैं चीज़ें? I think this is a very good question. और पहले before I start, let me just say that कि आप both of you're doing a great job with this show, frankly speaking. हमारे पाकिस्तान में मीडिया पे ऐसा कंटेंट कम आता है जो आप लोग दिखा रहे हैं। अब आपके क्वेश्चन की तरफ मैं क्विकली आता हूँ। देखिए, मेरा इससे लिंक इस इशू से दो तरीके से है। एक तो ये कि मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काम करती है ऑन डिजिटल राइट्स, तो चाइल्ड सेफ्टी ऑब्वियसली इज वन ऑफ द कंसर्न। दूसरा लिंक ये है कि मेरे अपने दो बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी है, और दोनों 5 साल से छोटे हैं और दोनों जो है वो ऑब्वियसली उनकी जो ई लर्निंग वाला सिस्टम है वो चल रहा होता है। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आप किसी भी बच्चे को मोबाइल फ़ोन दें
तो उस पे नजर ये रखें कि वो किस किस्म का कंटेंट इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, अब होता क्या है, हम अक्सर पेरेंट्स मैं ये देखता हूँ कि वो ये कहते हैं यूट्यूब पे कार्टून्स लगा के या कोई भी एनिमेटेड सीरीज लगा के उनको पकड़ा देते हैं। अब उनको ये ख्याल था कि उसके बीच में एड्स भी चल रहे होते हैं, BTS वगैरह के, और ये बहुत सारे उस पे जो एड्स चल रहे होते हैं, वो जो एड्स चल रहे होते हैं वो बच्चों के लिए सूटेड नहीं होते। अच्छा, अब बच्चे उस पे क्लिक करते हैं तो दे कैन ओपन द लिंक्स एंड सो ऑन। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर आप कर सकें, फॉर इंस्टेंस मैं आप ही के शो से एक क्विक टिप बता दूं इसके लिए कि YouTube की एक और एप्लीकेशन आती है जो कि स्पेसिफिकली बच्चों के लिए है, उसका नाम है YouTube फॉर किड्स। वो एंड्रॉइड से आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें इस किस्म का मवाद जो है वो रोक सकते हैं आप। दूसरा ये भी बताइएगा कि बच्चों को यूजुअली फ़ोन दे के उनके कमरों में छोड़ दिया जाता है, या अगर बच्चे ऊंची आवाज़ में अपने गैजेट्स देख रहे हैं या सुन रहे हैं तो उनको कहा जाता है कि वो आवाज़ बंद कर दें, क्योंकि जो वालिदैन है वो टीवी में या जो नॉर्मल अपनी कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं वो उसमें खलल पड़ता है। अगर बच्चों को ऊंची आवाज़ में यूट्यूब सुनने दिया जाए या उनको कोई डिजिटल कंटेंट देखने दिया जाए तो क्या उससे उसके ज़रिए एक हल्का सा चेक रखा जा सकता है कि कैसे बच्चे क्या देख रहे हैं सब? देखिए, आई थिंक इट्स एज अ पेरेंट ये हमारी फ्रैंकली स्पीकिंग ये कह देना कि देखें हम बिजी हैं या हम काम कर रहे हैं या हम नहीं देख पा रहे या बच्चों को खाना खिलाने के लिए मोबाइल फोन दे, मेरा ख्याल है कि ये अंग्रेजी में कहते हैं कि इजी वे आउट है, ये एक्सक्यूज है, बहाना है। सो वो हमारी एज अ पेरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी नंबर 1। नंबर 2 ये कि दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि जिसके बारे में हम पाकिस्तान में बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेटली अभी तक बात होना स्टार्ट नहीं हुई, वो ये है कि जिन लोगों से बच्चे फोन पे बात, बच्चा है 6-7 साल का, 8 साल का, उसका फेसबुक अकाउंट है, तो क्या आपको पता है कि उसके फेसबुक फ्रेंड्स कौन है या वो किससे बात कर रहा है या कर रही है? फॉर दैट ये तो सबसे बड़ी वायलेशन पेरेंट्स खुद कर रहे हैं, क्योंकि अनलेस अनटिल यू नॉट 18 आप पेज ही नहीं बना सकते, तो पेरेंट्स खुद मौका दे रहे हैं उनको। अच्छा, ये आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। फिर जो कंटेंट हम शेयर करते हैं, जो अक्सर पेरेंट्स को बहुत शौक होता है, सब सारे पेरेंट्स को शौक होता है कि बच्चों की तस्वीरें लगाएं। 1% मुझे ये लगता है कि शायद 1% लोग हैं सिर्फ जो कि प्राइवेसी का ख्याल करते हैं उसमें। बहुत सारे ऐसे लोग मैंने देखे, मेरी अपनी फैमिली में ऐसे लोग हैं जो कि बिल्कुल ख्याल नहीं करते कि ये हम फेसबुक पे पब्लिक सेटिंग्स में डाल रहे हैं, ये इमेज कहीं पे इस्तेमाल हो सकता है, किस तरह हो सकता है एंड सो ऑन। लेकिन मैं फिर दोबारा से उसी बात पे आऊंगा कि ज्यादा बड़ा मसला वो है कि जब आपका बच्चा यंग एज में है, 7 से 8 साल या टीन एज में भी है, और वो फेसबुक या ट्विटर या कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मैं बहुत शुक्रिया जी, असद बेग हमारे साथ मौजूद थे। इस हवाले से भी हम एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं शफा थोड़ी सी चिट चैट करेंगे इस पर। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं आपको बाखबर सवेरा के राउंड 2 में। और जनाब, गिलगित बल्तिस्तान में तकरीबन बर्फ पड़ने वाली है, लेकिन सियासी दर्जे हरारत बड़ा हाई है, हीट वेव चल रही है जी सियासी मामले। बिल्कुल शिफात, कल हमने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी भी आए, काफ़ी गरजे और बरसे भी, और उन्होंने कहा है कि भाई ठीक है, अगर आपको हुकूमत की जानिब से कोई भी आता है, वज़ीर आज़म इमरान खान आते हैं, आपको मराद देते हैं, ज़रूर लें, लेकिन वोट आपने सिर्फ और सिर्फ तीर को ही देना है। और आपको पता है बड़े कम दिन ही रहेगा शफात, बड़ी एग्रेसिवली, हम अगर कहें, मैं एग्रेसिवली का वर्ड इस्तेमाल करूँ तो शायद गलत नहीं होगा, काफ़ी अरसे से बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो इस गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद है, एंड इज़ रनिंग द कैंपेन, वो सब चीज़ें वहाँ पे कर रहे हैं। मरियम नवाज भी वहाँ पहुँच गई है जी, और वो भी उम्मीद है कि उन्होंने भी अपनी जो पॉलिटिकल कैंपेन शुरू कर दी है। तो अब बड़ा मज़ेदार मार्का होने जा रहा है 15 नवंबर को, जिसमें एक तरफ होंगे तीर, एक तरफ होंगे शेर और एक तरफ होगा बल्ला। तो अब देखते हैं कि 15 को क्या करती है गिलगित बल्तिस्तान की आवाम। फैसला देयर इज नेवर अ डल मोमेंट। अगर हम पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के हवाले से बात करें, समहाउ चीज़ें चलती रहती हैं। और अब लेकिन जो ये 15 नवंबर को जो होने वाले इंतखाबात हैं, मतलब मरियम साहबा कह रही हैं कि वो आके इसमें हुकूमत बनाएंगे, तो आई एम श्योर हो सकता है कि बिलावल भुट्टो भी कहते होंगे कि मैं इतने अरसा यहाँ पे क्यों लगा रहा हूँ, मैं तो खुद इतने अरसे से यहाँ पे बैठा हूँ, जस्ट बिकॉज कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बननी चाहिए यहाँ पे। तो जनाब बहुत कुछ है, सारी खबरें हम आपके सामने यहाँ शेयर नहीं कर सकते। लाख बार बताया, आपको क्यों नहीं समझ आती? मदिया इनको बताओ पहले आप लोगों को पता है, ठीक है, हम चाहे जितनी मर्जी डिस्कशन करें, लेकिन बाकायदा तो तभी होता है ना जब हम टॉप स्टोरीज अनाउंस करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में सियासी पारा हाई, पार्टियों की मरकजी क़यादत के गिलगित में डेरे, सर्द मौसम में गर्मा गर्म बयानात का सिलसिला तेज।
सरकारी स्कॉलरशिप पर बायस जाने के बाद दर्जनों लेक्चरार रुपोश हो गए। कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा। हायर एजुकेशन कमीशन और मुतल्लिका यूनिवर्सिटीज ने कानूनी चाराजोई करने का फैसला कर लिया। मौसम का मिजाज बदल गया। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गर्म कपड़ों का इस्तेमाल शुरू हो गया, लेकिन मुल्क के कुछ हिस्सों में अब भी मौसम गर्म है। खाना खाओ, बर्तन साथ ले जाओ। लाहौर का एक अनोखा रेस्टोरेंट जहां पकवान लजीज, अंदाज मुनफरिद। तो जनाब, बर्तन साथ ले जाने की बात तो हम बाद में करेंगे, पहले जरा बात करते हैं गिलगित बल्तिस्तान की। इलेक्शन वहां पे आने वाले हैं और सियासी पारा बड़ी तेजी से ऊपर जा रहा है, जाता जा रहा है। इलेक्शन में हिस्सा लेने वाली जमातों की मरकजी क़यादत की जानिब से जलसों में शिरकत और खिताब ने सियासी माहौल गरमा दिया है। बिल्कुल जी, और कल के रोज़ तो नून लीग की नायब सदर मरीम नवाज साहिबा और बिलावल भुट्टो ने भी अवामी इज्तिमा से खिताब किया। और मरीम नवाज का कल कहना था कि मुंह पर हाथ फेरने वाला जाता नजर आ रहा है। आखिरी धक्का गिलगित बल्तिस्तान के अवाम देंगे और अपनी हुकूमत की टांगें इनकी कांप रही हैं। साथ में इनका ये भी कहना था कि फौज की जगह हमारे दिलों और पाकिस्तान की सरहदों पर है। गिलगित बल्तिस्तान के पोलिंग स्टेशंस में नहीं, जुल्म के आगे सर नहीं झुकाएंगे। मरीम नवाज की इस तकरीर की एक छोटी सी झलक आपको दिखाते हैं। झूठे वादे करने को घर पहुंचा के आना है, ये इंशाअल्लाह ताला जाता नजर आ रहा है। सिर्फ आखिरी धक्का जो है वो अब गिलगित बल्तिस्तान के अवाम लगाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान में वोट चोरी की इजाजत नहीं देंगे, और अगर तुमने वोट चोरी की तो तुम्हारा तमाशा पूरा पाकिस्तान और पूरी दुनिया देखेगी। दूसरी जानिब वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम से मुस्तरद शुदा गिलगित बल्तिस्तान के बाशऊर वोटर्स को चकमा नहीं दे सकते। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम नून लीग की करप्शन की नई फ्रेंचाइज कायम होने नहीं देंगे। सिंध को खंडरात में बदलने वाले जीबी को तरक्की नहीं दे सकते। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान में वोट के तहफ़्फ़ुज़ की बजाय इस्लामाबाद में हमारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इस्लामाबाद जाकर किससे मिल रहे थे, अपनी मुलाकातों की तफसील सामने लाएं। पाकिस्तान का इलेक्शन कमिश्नर को यहाँ ड्यूटी देना चाहिए था, यहाँ आपका वोट का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए था। वो तो इस्लामाबाद पहुंच के हमारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इस्लामाबाद जाके किससे मिल रहा था, किससे हुक्मनामे आप ले रहे थे इस्लामाबाद में। हम मुतालबा करते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान का जो इलेक्शन कमिश्नर है वो अपना मुलाकातें की तफसील अवाम के सामने लेकर आए। तो जनाब, एक तरफ बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज कैंपेन चला रहे हैं अपनी अपनी पार्टीज की, लेकिन पीटीआई की जानिब से अली अमीन गंडापुर कैंपेन चला रहे हैं। उन्होंने भी कल इज्तिमा से खिताब किया और उनका कहना था कि मुल्क को लूटने वाले और फौज के खिलाफ बोलने वाले गद्दार है, इस पर खामोशी इख्तियार करने वाले भी गद्दार हैं। वो गद्दार लोग हैं कि अपनी चोरी बचाने के लिए आज हमारी उस पाक फौज पे, जिसकी वजह से आज यहाँ बैठ के आजादी की फजा में सांस ले रहे हैं, उसके पीछे पड़ गए हैं। और ये सारी पार्टियां इकट्ठी हैं, एक डायरेक्ट अटैक कर रही है, और बाकी पीडीएम वाले अगर खामोश हैं और छोड़ नहीं रहे और फौज का साथ नहीं दे रहे उनके खिलाफ, तो ये भी साथ गद्दार हैं। मैं कहता हूँ ये गद्दार हैं, गद्दार हैं, गद्दार हैं। जो हमारी फौज का गद्दार है वो पाकिस्तान का गद्दार है। और इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविन ख़ुसूसी बराए पोलिटिकल अफेयर्स शहबाज गिल साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। शहबाज साहब, बहुत शुक्रिया बाखबर सवेरा को वक्त देने के लिए। ये कहेगा कि कल हमने देखा कि गिलगित बल्तिस्तान में मरीम नवाज साहिबा वहाँ पर पहुँची हैं और उन्हें जब खिताब किया है और बोला है कि गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने का जो वादा किया गया है ये झूठा वादा है। कि सबसे पहले तो आपका इस पर कॉमेंट लेना चाहेंगे। 5 साल मुस्लिम लीग नाहल या मुस्लिम लीग नून की हुकूमत मरकज़ में रही, और उसके बाद अब वहाँ भी आपने देखा कि आखिरी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान में भी 5 साल उन्हीं की थी। तो इस टाइम में जब एक ही वक्त में वफाक में भी और वहाँ भी इन्हीं की हुकूमत थी, तो इन्होंने सूबा क्यों नहीं बनाया? इनको बनाना चाहिए था उस टाइम। अब ये नहीं बना सके, इतनी बारियाँ लेने के बावजूद। अब क्योंकि तहरीक इंसाफ ने एक प्रोविजनल
प्रोविंस बनाने का ऐलान कर दिया है और बनाने जा रही है, तो उसके बाद ये खसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। ये अपनी खिफत मिटाने के लिए ये इस तरह के बयान दे रहे हैं। और मोहतरमा मरियम सफदर साहबा तो वैसे ही झूठ बोलने वाली मशीन है, वो तो जब बोलेंगी झूठ ही बोलेंगी और उनका यही काम है। इस दफ़ा उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के पुरफ़ज़ा मकामात को, सियाती मकामात को, जहाँ ऑक्सीजन की फरावानी ज़्यादा है, माहौल क्लीन है, वहाँ पर उन्होंने अपने झूठ फैलाने के लिए उस जगह को चूज़ किया है। अल्लाह ही रहम करे उन लोगों के ऊपर वहाँ पर। लेकिन मरियम सफदर साहबा जब बोलती हैं वो झूठ बोलती हैं। अल्लाह उनको इस काम से बाज रखे ताकि वो कम से कम जो है वो शर फैला सके। मैं सियासी शर की बात कर रहा हूँ। गिल साहब, अब यहाँ है, कल हमारे साथ शो में कमर जमान कायरा साहब मौजूद थे, उन्होंने भी इल्ज़ाम आयद किया। अब नून लीग भी इल्ज़ाम आयद कर रही है कि जी हुकूमत पाकिस्तान यानी कि पीटीआई की हुकूमत पर उन्होंने तनकीद की, वो हॉर्स ट्रेडिंग में मुलव्वस है, वो हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है और उनके लोग तोड़े जा रहे हैं। आप इस इल्ज़ाम के जवाब में क्या कहेंगे? दो तीन चीज़ें लोगों को समझ आनी चाहिए कि हॉर्स ट्रेडिंग होती है जब आप किसी पार्टी के MPAs को ख़रीदें और उनसे अपने लिए वोट डलवाएं। इस चीज़ की इजाद मरियम सफदर साहबा के वालिद मोहतरम, जिनका नाम नवाज शरीफ है, उन्होंने की थी पाकिस्तान के अंदर, जब उन्होंने छांगा मांगा के अंदर ऐसी ख़रीदो फरोख्त की थी। वहाँ से ये इसका आगाज़ हुआ था। दूसरी दफ़ा इन्होंने यही काम जब 2008 में इन्होंने पंजाब में अपनी हुकूमत बनाई थी, तब पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म के जो मेंबरान असम्बली थे उनके साथ इन्होंने यही किया था। तो ये इनका वतीरा है, हमने ऐसा नहीं किया कभी भी, ना अब कर रहे हैं ना कभी दोबारा करेंगे। जब इलेक्शन एक जगह पर एक हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी कर जाए, नए इलेक्शन आ रहे हों, तो हर मेंबर आज़ाद होता है कि उसने किस पार्टी से इलेक्शन लड़ना है। अगर वो कोई और पार्टी ज्वाइन करता है तो हम उसको कभी भी, जिस तरीके से कभी नवाज शरीफ जो थे वो तहरीक इस्तकलाल में थे, छोड़कर उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग में आ गए। तो जब आप एक पार्टी छोड़कर नई पार्टी में आते हैं और उसका टिकट, तो ये हॉर्स ट्रेडिंग नहीं है। लेकिन क्योंकि हमारे आम लोगों को इस बात का पता नहीं होता, और जैसे मैंने पहले कहा कि मरियम सफदर साहबा तो हैं ही झूठ बोलने वाली मशीन, तो उन्होंने तो झूठ ही फैलाना है और वो इस तरह के जारी, इसका हकीकत से कोई चलिए ये बात कर लेते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में अगर देखा जाए तो पिछले 5 वर्षों से मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। सो आपको लगता है कि उन्होंने शायद कुछ बेहतर डिलीवर किया हो? कुछ ना कुछ तो अच्छी चीज़ें हर पार्टी की होती हैं। आपको लगता है, आपकी वहाँ की आवाम से बात हुई, वहाँ के आवाम का क्या कहना है इस हवाले से? देखिए, अभी इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे तो आपको वहाँ के अवाम की आवाज़ नज़र आ जाएगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि अवाम, जिस तरह पूरे पाकिस्तान में अवाम ने इमरान खान साहब की आवाज़ पर लब्बैक कहा, उनकी लीडरशिप में उनके पीछे खड़े हुए और इमरान खान की जो आवाज़ थी एहतसाब की, उसका हिस्सा बने। गिलगित बल्तिस्तान के लोग भी इंशाल्लाह उसका हिस्सा बनेंगे और इन चोरों और लुटेरों से जिन्होंने इस मुल्क को नोच के खाया है, इनका दोबारा गिलगित बल्तिस्तान में बसेरा नहीं बनने देंगे। आप इंशाल्लाह इलेक्शन रिजल्ट आने दें, आपको नज़र आएगा कि गिलगित बल्तिस्तान की आवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के ऊपर भरपूर एतबार किया है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया जी। शहबाज गिल साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे वो इस वक्त अपोजिशन की जानिब से जो तनकीद आ रही है PTI पर। अब ज़रा पेशावर चलते हैं जी, और पेशावर के हवाले से एक ख़बर है कि PhD स्कॉलर्स ने कौमी ख़जाने को 1 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान पहुंचाया है। हमारे माशरे में ऐसे लोग भी हैं कि जो सरकारी ख़र्चे पे तालीम हासिल करने के लिए मुल्क से बाहर जाते हैं और उसके बाद वो वापस नहीं आते, और ऐसे भी हैं जिनका दिल पढ़ाई में नहीं लगता लेकिन बाकी हर जगह लग जाता है। लेकिन शफात फंड्स में जो हुकूमत की जानिब से उनको दिए जाते हैं उसमें उनका दिल जो है वो ठीक ठाक लग जाता है। ऐसे फ़र्द ना सिर्फ अपना वक्त बल्कि पैसा भी जो है वो वतन का पैसा जो है इसको नुकसान पहुंचाते हैं। और हाई एजुकेशन कमीशन की जानिब से जारी आदाद शुमार के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा की जो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ के 68 लेक्चरर्स जो हैं वो PhD के लिए बैरून मुल्क गए थे, लेकिन तालीम मुकम्मल करके वो वतन वापस नहीं लौटे, जबकि 42 अपनी तालीम मुकम्मल ही नहीं कर सके और वहाँ पर फेल हो गए। हायर एजुकेशन कमीशन और मुतल्लिका यूनिवर्सिटीज़ ने असातिज़ा पर उठने वाले मजमूई अखराजात और जो 25% जुर्माने की वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई जो है उसका भी आगाज़ कर रखा है। और एक स्कॉलर के हम आपको बताएं कि बैरून मुल्क PhD पर जो खर्चा आता है वो 1.5 करोड़ रुपए के जो अखराजात हैं
वो उस पर आते हैं और आप देखें कि कितनी बड़ी तादाद में शफात से हमारे PhD डॉक्टर्स हैं, मतलब कुछ हैं जिन्होंने कंप्लीट कर लिया, वो वहीं पे सर्व करें बजाय कि पाकिस्तान आके सर्व करें, और कुछ तो फेल हो गए हैं, वो आगे कुछ कर भी नहीं रहे। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे पास साबिक HEC चेयरमैन डॉक्टर अहमद साहब मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। मुख्तार साहब ये बताइएगा कि जो लोग बॉन्ड साइन करके गए बाहर, अपनी PhD डॉक्टरेट कंप्लीट की और उसके बाद बाहर ही सर्व कर रहे हैं, हमारे पास क्या लीगल ऑप्शंस होते हैं उनको वापस लाने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये खाली KP का मसला, खैबर पख्तूनख्वा का मसला नहीं है। मेरा ख्याल है और जगह वही बाकी यूनिवर्सिटियों में भी मसाइल होंगे, क्योंकि स्कॉलरशिप हमने मुख्तलिफ शक्लों में दिए। एक तो जो है जो HEC ख़ुद मॉनिटर करता है, ख़ुद उसको एग्जीक्यूट करता है, वो एक सेपरेट स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। और कुछ जो यूनिवर्सिटियों को हमने प्रोजेक्ट दिए थे, उन प्रोजेक्ट के अंदर बिल्ड इन स्कॉलरशिप रख दिए थे ताकि उनकी अपनी कैपेसिटी भी बिल्ड हो जाए। जहाँ तक आपका सवाल है कि एग्रीमेंट करके जाते हैं, और नेचुरली हमने बड़ा अच्छा एग्रीमेंट उस वक्त लीगल कंसल्टेंसी से बनाया था, जिसमें ना सिर्फ वो जो स्टूडेंट होते हैं वो एग्रीमेंट पे साइन करते हैं, बल्कि गारंटर के तौर पे कोई प्रॉपर्टी प्लेज होती है, बाकी चीज़ें होती हैं, उनके फादर, उनके रिलेटिव जो हैं वो भी गारंटर होते हैं। होता ये है कि जो बेसिक इशू आता है वो आता है कि हाउ टू टेक इट सीरियसली। जो उस यूनिवर्सिटी को जिस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन होती है जो या HEC में जो लोग उस प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट डायरेक्टर या जो ग्रुप देख रहा होता है कि वो कितना सीरियसली उसको फॉलो करते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि अगर सीरियसली फॉलो किया जाए तो कोई भी बंदा भाग सके। आजकल दुनिया का इतना श्रिंक हो गया है, IT का दौर है कि आप गूगल पे उनका नाम डालें, आप सर्च करके उसको ले सकते। एनीवे उसका लीगल तरीका है कि पहले आप उसको एक लीगल नोटिस भेजते हैं कि आपको वापस आना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बाउंड बड़ा होता है कि इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीटिंग देयर स्टडी दे विल कम बैक एंड सर्व इन पाकिस्तान फॉर एटलीस्ट 5 years। अगर नहीं आएंगे तो जितना खर्चा उन पे हुआ वो फिर उसको उनको वापस भी करना पड़ता है। और जैसे बहुत सारे सूबों में, जैसे अभी आपने बात की कि खैबर पख्तूनख्वा में अगर 5 है, तो पंजाब की बात करें तो वहाँ पे 2 साल भी एग्जैक्टली टाइम दिया जाता है कि आपको सर्व ज़रूर करना है। सर ये क्या पहली बार ऐसा हुआ है हिस्ट्री में कि हमारे लेक्चरर्स वहाँ पे PhD करने के लिए गए थे और वहाँ पे स्लिप हो गया? इससे पहले भी कुछ ऐसी मिसालें देखी गई हैं जिनको फिर वापस पाकिस्तान लाया गया? नहीं, ये एक नेचुरल है प्रोसेस अनफॉर्चुनेटली। और ख़ासकर जब से पाकिस्तान में कर्ज़े हंसना को ये समझ लिया गया कि जब वापस मांगेंगे तो आगे से हंस देना चाहिए, तो बड़ों से यही सीखते हैं। तो शायद इस वजह से हमारा सोशल इशू भी है कि कई दफ़ा हर यूनिवर्सिटी से, इवन HEC के से जो लोग पढ़ने जाते हैं, तो अमूमन 6-7% मॉर्टेलिटी रेट होती है कि इतने लोग स्लिप हो जाते हैं या किसी वजह से नहीं आते। तो फिर लेकिन मसला ये है कि बेशक ना है ना भाई, ठीक है आप रह जाएं, तो जितना खर्चा हुआ है प्लस 25% उस पर फ़ाइन पे करें, कोई और को भेज दें उसकी जगह। और उसके लिए फॉलो करना ज़रूरी है। ये पहले भी होता रहा, अभी भी हो रहा है, आगे भी होगा। लेकिन मसला सवाल पैदा होता है कि जब बॉन्ड साइन करवाया जाता है, तो वो जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, क्या उस यूनिवर्सिटी को ऑन बोर्ड लिया जाता है? और वो जिस मुल्क में जाते हैं, क्या उस मुल्क के सिफारत खाने को भी ऑन बोर्ड लिया जाता है, ताकि जो वीज़ा उनको मिल रहा है वो वीज़ा इस नौइयत का हो कि वहाँ पे अपनी डिग्री कंप्लीशन के बाद सर्व ना कर सके? मैं आपको यही तो बता रहा हूँ कि जो जितने भी बड़े स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, जिस तरह US के साथ है, जर्मनी के साथ है, फ्रांस के साथ है, तो वो एक एजेंसी के थ्रू ऑपरेट होता है। वहाँ की एक लोकल एजेंसी होती है जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर होती है, उसके ज़रिए ऑपरेट होता है और उसको पता होता है कि ये बॉन्ड भर के आए हैं। और बिल्कुल आपने सही फरमाया। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि जब मैं खुद HEC में होता था तो एक बच्चा जर्मनी से PhD करके स्लिप हो गया, और मैंने पूछा कि भाई किधर गया वो बच्चा, क्यों नहीं आ रहा? कहते नहीं उसकी वेयर अबाउट पता नहीं चल रहा। तो मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, मुझे नाम दें। मैंने खुद गूगल पे सर्च किया, पता लगा US की एक किसी यूनिवर्सिटी के अंदर वो पढ़ा रहे थे रिमोट एरिया में। तो मैंने तो एक लेटर लिखा, यहाँ एम्बेसी में दिया, वहाँ की उनकी जो बॉर्डर पुलिस थी उनको भेजा, उनकी इंटीरियर मिनिस्ट्री को, डिपार्टमेंट को, और उस यूनिवर्सिटी को लिखा जी कि ये पाकिस्तान का एब्सकॉन्डेड है और इसने इतने पैसे इस पर लगे हुए हैं तो इसको वापस भेजें। विद इन फ्यू वीक्स टाइम वो पाकिस्तान में पैक होके आ गया था। सिर्फ ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन पे या जो लोग उसको जो उसके रिस्पॉन्सिबल हैं कि इसको कितना स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए। बदकिस्मती से ये होता है कि हर एक का कोई दोस्त रिश्तेदार हो जाता है, किसी की वाकफियत होती है, वो कहते हैं यार मेरा केस की फाइल नीचे कर दो, मुझे 2-4 साल डालर कमाने दो। वो 2-4 साल के चक्कर में फिर वो ऐसी बुरी आदत पड़ती है कि वापसी का नाम नहीं लेते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर मुख्तार अहमद हमारे साथ मौजूद। जैसे यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ पे बॉन्ड साइन किया जाता है, तो मेरे ख्याल से जिस यूनिवर्सिटी में भेजा जाता है, जो गो के ऐसे बॉन्ड्स वहाँ पे भी होते हैं, लेकिन वहाँ पे भी बॉन्ड ऐसा साइन किया जाना चाहिए कि वंस यू हैव कंप्लीटेड योर स्टडीज़, आपने कर लिया है, पढ़ लिया है 3-4 साल,
तो फिर आपको हर सूरत वापस जाने में आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा और चेक भी रखना लेकिन ये चाहिए। वो देखें, वो मुल्क ही उन्होंने बदल लिया। एक बड़ा उम्दा उन्होंने मिसाल पेश की कि वो जर्मनी का स्कॉलरशिप था उनका, लेकिन वो जर्मनी से पहुंच गए यूएस, और यूएस में कहीं सबब में पढ़ा रहे थे। लेकिन बहरहाल जी, ये कौमी ख़जाने का ये टैक्स पेयर्स मनी पे ये लोग पढ़ते हैं, तो डेफिनेटली फिर वापस आके सर्व करना लाजिम, वो भले जितना भी पीरियड है, चाहे 5 साल का चाहे 2 साल का है, लेकिन उसको सर्व करना लाजिम है। 1 से 1.5 करोड़ का जब खर्चा आता है, इनके अखराजात अलहदा होते हैं जहाँ वो रहते हैं, फिर बहुत सारे जो PhD के लिए जाते हैं मुल्क से बाहर, वो अपनी पूरी फैमिलीज़ को लेके जाते हैं। उन तमाम तर लोगों का फैमिलीज़ का जो खर्चा है वो हुकूमत बर्दाश्त करती है। तो आप मुल्क के मकरूज़ हैं। जब आप बाहर जाते हैं ये वादा करके कि जी बाहर में पढ़ने का मौका देते, वापस आके मुल्क को सर्व करेंगे, जब मुल्क को वापस आके वो सर्व ना करें तो शफात पे ये तो बहुत बड़ा क्रिमिनल एक्ट है। ये जी तो जनाब, बिल्कुल ऐसा ही है। अब ज़रा मौसम के हवाले से बात करते हैं। मौसम में जनाब थोड़ा सा जो है वो टेम्परेचर अब ठंडा होना शुरू हुआ है, और ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में तो इस वक्त प्रॉपर ठंड आ चुकी है। दिन के वक्त मौसम हल्का सा ज़रा गर्म है, लेकिन रात के वक्त प्रॉपर ठंड, पंखे बंद और रज़ाइयाँ नहीं निकली, लेकिन जो ज़रा कंबल हैं उनका इस्तेमाल शुरू हो चुका है। अब एक और अजीब मौसम हो गया कि दिन में आपको गाड़ी में AC लगाना पड़ता है और रात को आपको गाड़ी में हीटर लगाना पड़ता है। खुला तज़ाद। बात तो शफात आपने सही की। वैसे आपको पता है ना कि गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर हिस्सों में जो दर्जा हरारत है उसमें तो मतलब अब 2-3 हफ्ते हो गए हैं कि उसमें कमी आना शुरू हो गई है, और जो वहाँ पे कम से कम दर्जा हरारत भी है वो लिया में 5 मनफी अगर स्कर्दू की बात करें तो वहाँ पे अभी से -4 हो गया, यानी कि -4। तो इमेजिन कि अगर बिल्कुल नवंबर के स्टार्ट में हाल है तो दिसंबर में वहाँ पे क्या मेरे ख्याल में कराची वालों को भी एक अच्छी खबर दे देते हैं जी। कराची वालों, आप भी ज़रा टेंशन फ्री हो जाएं, क्योंकि कल्लात में -3 हो गया है, कोयटा भी माइनस में चल रहा है, तो इसका मतलब बाकी आप खुद समझदार हैं। कोयटा का तो समझ आता है शबात की ठंडी हवाएं आएंगी। हाँ वो आती है, ठंडी हवाएं वहीं से आती है, और कल्लात में भी टेम्परेचर हो गया तो जाहिर है वो भी रास्ते में पड़ेगा। तो होगा ये कि कराची में जो रात का टेम्परेचर है वो अराउंड 15 to 17, और दिन का टेम्परेचर थोड़ा सा गर्म हो सकता है, लेकिन चूंकि हवा चल रही है तो वो बड़ा खुशगवार रहेगा। अलबत्ता इस हवाले से ये जरूर जहन में रखें कि थोड़ी सी फॉग भी कराची में फील हो सकती है। वैसे हम डीजी में से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे भी, लेकिन साथ में देखें आप लोगों ने जो संदूकचियों में अपनी स्वेटर वगैरह रखी हुई थी ना, तो वो निकाल लें। अपनी जो शॉल्स हैं उनको लगवाएं, हवा धूप लगवाएं, इनको कंबलों को भी धूप लगवाएं। और अगर आपने स्वेटर कभी भी नहीं पहनी कराची में क्योंकि आप रहते हैं और हमेशा शॉल से गुजारा किया, तो स्वेटर पहनने बड़ी ठंड पड़ेगी। और इसी वाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं डीजी मेट मोहम्मद रियाज साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। डीजी साहब बहुत शुक्रिया बाखबर सवेरा को वक्त देने के लिए। डीजी साहब, ये जो अभी हमने पेशन गोई की है कि स्वेटर्स खरीद लें, कंबल निकाल लें, ठंड कराची में बड़ी पड़ेगी, ऐसा ही होगा? डेफिनेटली, लेकिन अभी जिस तरीके से टेम्परेचर फॉल हुआ है कराची में, लेकिन ये कि स्लाइटली एक्सपेक्टेड है कि वो स्लाइटली राइज इसमें एक्सपेक्टेड है। अभी कमिंग जो 3-4 दिन है इसमें हो सकते हैं जो डे टेम्परेचर है वो बढ़ सकती है। लेकिन ओवरऑल जो अगर आप देखा जाए तो अब ये तो चूँकि विंटर की एंट्री है, और अब अगर नहीं है तो आगे आने वाले दिनों में डेफिनेटली कराची में भी और मुल्क के जिस तरह दीगर हिस्से हैं उसके साथ साथ लास्ट ईयर कराची ठंडा था। कराची का वेदर, एक तो ठंड का स्पेल लंबा था और दूसरा मामूल से ज़्यादा ठंड थी। मिनिमम टेम्परेचर 7 डिग्रीज गया कराची में लास्ट ईयर। इस साल क्या कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशन की जा सकती है कि पिछले साल से टेम्परेचर कम गिरेगा या ज़्यादा होगा? जी बिल्कुल, डेफिनेटली मतलब जा सकती है इसमें, क्योंकि इट्स डिपेंड कर देते हैं जो सराउंडिंग के टेम्परेचर्स है, ख़ासकर बलूचिस्तान के और नादरन जो पार्ट्स है मुल्क के, उसके ऊपर डिपेंड कर देते हैं। और उसमें डेफिनेटली जो टेम्परेचर फॉल है वो आ सकती हैं, और उसके साथ साथ उनकी जो इम्पैक्ट है कराची के और ख़ासकर बलूचिस्तान के जो टेम्परेचर्स है जिसमें कोल्ड एयर वो आगे प्रिवेल करती जाएगी, क्योंकि अभी तो आना है, अभी तो शुरुआत है। तो मेरे ख्याल में लेकिन अभी से हमने आगे जो दिसंबर है और जनवरी के महीने में तो सबसे ज़्यादा सही। अच्छा, जैसे अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में हम हमेशा देखते हैं कि जो आखिरी 10 डेज होते हैं दिसंबर के और जो जनवरी के जो फर्स्ट 10 डेज होते हैं, यानी कि जो टोटल 20 दिन, ये बहुत ज़्यादा शिद्दत की सर्दी पड़ती है, फॉग भी बहुत ज़्यादा होती है, सूरज कई दिन तो नज़र ही नहीं आता। लेकिन अभी जैसे शफात बात कर रहे थे ना रियाज साहब कि कराची में भी हो सकता है आपको फॉग दिखाई दे, सो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि इतनी ठंड पड़ जाए? डेफिनेटली चांसेस हैं इसमें, क्योंकि अभी तो काफ़ी नवंबर ऐसा है जिसमें कोई इतना ज़्यादा
साउथ में नहीं पड़ रहा, और कराची जिसमें आपको पता है कि जो कोस्ट एरिया है इसमें टेम्परेचर के ऊपर ज़्यादातर न्यूट्रलाइज रहता है। लेकिन जब भी कोल्ड स्पेल बलूचिस्तान और उनके जो सराउंडिंग एरियाज़ है इस तक जब ये एक्सटेंड कर जाते हैं, जिस तरह हम कहते हैं कि हवा का जो ज़्यादा प्रेशर है, दबाव है, वो अभी जिसके आप जिक्र कर रहे हैं, जिसमें टेम्परेचर स्लाइटली कराची में फीलिंग हुई थी कोल्ड सर्दी की, तो वो वही एक जो प्रिवेल कर रहा था, जो जिसको हम रिच कहते हैं टेक्निकली। रियाज साहब, क्विक क्वेश्चन जाते जाते बड़ा क्विक क्वेश्चन करना चाहूँगा। लास्ट ईयर हमने इस्लामाबाद में मारगला की पहाड़ियों पे बर्फ़ देखी, बड़े खूबसूरत मनाजिर भी आए, और इस्लामाबाद वालों ने बहुत लंबी ठंड बर्दाश्त की है गैस की अदम मौजूदगी में। ऐसे कोई इम्कान आपको इस दफ़ा नज़र आ रहे हैं इस्लामाबाद में? जी, पॉसिबिलिटी है, डेफिनेटली हो सकती है। अभी जैसे मैंने बता दिया कि अभी तो दिसंबर है, जनवरी है और फरवरी, ये ऐसे महीने हैं ज़्यादा लंबी पेशगोई तो मुमकिन नहीं है, लेकिन इन महीनों में एहतियात लाज़िम है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, रियाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो उन्होंने कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो सर्दियाँ इतनी आई ही नहीं है, तो अभी से अपनी सर्दियों की शॉपिंग कर लें, और अगर आपने ऑलरेडी की हुई तो धूप लगवा लें फ़ौरन। अभी छोटी सी ब्रेक ले लें, ब्रेक में जल्दी से काम करके वापस आए, हम आपके साथ ही हैं यहाँ पे। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको बाखबर सवेरा में। और जनाब, पोलियो कैंपेन पूरे मुल्क में जारी है, और इस हवाले से सिर्फ इतना बताते चलें कि ये 2 कतरे जो आपके बच्चे पीते हैं, ये इनको पूरी ज़िंदगी की माजूरी से और मफलूज ज़िंदगी से बचा सकते हैं। बिल्कुल शफात, और बच्चों को ये कहा जाता है ना कि बच्चे जो हैं, और स्पेशली अच्छे बच्चे, सेहतमंद बच्चे जो हैं, वो माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बनते हैं। अगर आप अपने बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाएंगे तो ये बच्चे आपका क्या, अपना सहारा भी जो है वो नहीं बन पाएंगे। आपने 2 बूंद जो है पोलियो के कतरे हैं, जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं, अपने बच्चों को ज़रूर पिलाने हैं। क्योंकि आप खुद देखिए, जो हमारे वॉलंटियर्स बाहर निकल के शफात मुसलसल काम करें, कोरोना के साए दूसरी वेव आ गई है, कोरोना के साए फिर से मंडला रहे, लेकिन ये फिर भी आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके बच्चों के मजबूत मुस्तकबिल की खातिर के लिए आपके घरों में आ रहे हैं, दस्तक दे रहे हैं। जब दस्तक दें तो उनकी दस्तक का जवाब ज़रूर दें, और अपने बच्चों को पोलियो के 2 बूंद जो हैं, 2 कतरे ज़रूर पिलाएं। जो कैंपेन जहाँ जारी सारी है, इसी वाले से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में डॉक्टर साहब भी और डॉक्टर सलीम परियानी साहब को हम शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमें वक्त देने के लिए। जी जनाब। सर, पहले तो ये बताइएगा, ये कैंपेन जारी है, वालिदैन हिचकिचाते हैं, बड़े पढ़े लिखे इलाकों में भी ऐसा हो रहा है, और लोगों के जहन में अजीब व गरीब किस्म की तवाहमात और कॉन्स्पिरेसी थियरीज हैं, कैसे काउंटर करें? देखें, एक तो उसके काउंटर करने का तरीका जो है वो आप लोग हमारा साथ दे रहे हैं, क्योंकि इसी से हम मास मीडिया में जा सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि ये बहुत ही सेफ़ है। अब इस वक्त जो पोजीशन है वो ये है कि कोरोना की वजह से ज़्यादा एक जिसे कहना चाहिए कि अनसर्टेनिटी सी क्रिएट हुई हुई है, और लोग जो है बिल्कुल बच्चों को हाथ नहीं लगाने दे रहे वगैरह। लेकिन इसके मैं एक वजाहत करूँगा कि जो पोलियो वर्कर्स हैं, जो आपके वैक्सीनेटर आपके घरों पे आते हैं, उनकी बाकायदा पहले 2-3 महीने तक ट्रेनिंग हुई है, उनको जो है बताया गया है किस तरह से SOPs को फॉलो करना है, उनके साथ मास्क है, सैनिटाइज़र्स हैं। तो वो जो एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो SOPs मुरतब की है, उसको फॉलो करते हुए ये चीज़ की जा रही है, इसलिए इसको जो है मेरे ख्याल में नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारा शायद ही कोई ऐसा वीक हो जिसमें हम पोलियो के हवाले से बात ना करें, पोलियो की कैंपेन के हवाले से बात ना करें, और ये सिलसिला ये नहीं कि चंद महीनों से है, हम सालों से ही करें। उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो पोलियो के केसेस हैं वो ख़त्म नहीं हो रहे, आना सरफेस पे आना बंद नहीं हो रहे। क्या ये सिर्फ माइंडसेट ही इज़ द ओनली रीज़न, या और बहुत सारे मुहरिकात हैं इसके पीछे? नहीं, बेसिकली इट्स द माइंडसेट, ठीक है, इसमें इसका बहुत बड़ा ताल्लुक है। अभी की बात बताऊं तो मेरे पास एक पेशेंट है, तो बस हम तो सिर्फ वो टीके लगवाते ही नहीं है, मतलब नॉट इवन पोलियो, बल्कि दूसरे कोई भी नहीं कहीं हम लगवाते ही नहीं है। अब वो मेरी सास मना करती है, मेरे फला मना करते हैं, फला मना करते हैं। अब ये कि आपकी कन्विंस करना फिर वो डॉक्टर का काम है, और वो हम इसी प्लेटफॉर्म से कन्विंस कर सकते हैं कि जिन बीमारी से आप बचा सकते हैं अपने बच्चों को, और ख़ास तौर पे ऐसी बीमारी जो कि अपाहजपन, मफलू जैसे आपने बताया, तो मेरे ख्याल में उसको कर लेना मुनासिब है।
फिर लोग दूसरा सेक्टर आता है कि सारी वैक्सीन्स जो है गवर्नमेंट की तरफ से नहीं होती, लेकिन अब तो आप समझे कि 15 से 20 हज़ार रुपये वाले टीके मुफ्त लग रहे हैं आपके, अगर आप रूटीन इम्यूनाइजेशन पे जाएं। बिल्कुल, जैसे अगर कभी हमने भी अगर पोलियो के कतरे पीने हो, क्योंकि ऑफ कोर्स हमारे बाहर हम सब हमसे डरते हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में पोलियो भी पाया जाता है, हम जब ट्रैवल करते हैं तो पोलियो के कतरे पिलाने हमें पीने पड़ते हैं, तो क्या कॉस्ट आती है वैसे अगर हम खुद जाएँ पोलियो के कतरे पीने के लिए? कोई कॉस्ट नहीं है, कोई कॉस्ट उसके लिए नहीं। कोई कॉस्ट। अच्छा सर, ये बताइएगा कि बहुत सारे जैसे आपने खुद बताया कि जी ख़वातीन जो हैं उनके घर में जो बड़े हैं, ज़्यादा ख़वातीन खुद तो अपने बच्चों के ऊपर अनफॉर्चुनेटली डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकती, घर में और बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, सास साहिबा कभी एतराज़ उठाती हैं, कभी ससुर साहब, कभी शौहर साहब, और वो उनका एक रहता है इंप्रेशन। कानूनी तौर पे कोई रास्ता है अगर एक खातून कहे कि जी मेरे बच्चे को ये घर के अफराद जो हैं ये इम्यूनाइजेशन करवाने नहीं दे रहे, ठीक है, कुछ किया जा सकता है? कानूनी तौर पे तो हर चीज़ के रास्ते हैं, लेकिन कानून पे अमल दरामद हो। अनफॉर्चुनेटली जो है हमारे यहाँ कानून पे भी अमल दरामद नहीं है। सर कोई फिगर्स हमारे पास हैं कितने बच्चे हर बार पोलियो वैक्सीनेशन से रह जाते हैं? एग्जैक्ट फिगर्स तो नहीं है, लेकिन अब ऑलमोस्ट जितना अब ये कैंपेन बढ़ी है ऑलमोस्ट 20 to 25% फिर भी रह जाते हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं, क्या वो सिर्फ पसमानदा इलाके हैं या फिर अगर हम दूसरे मतलब जो अच्छे शहरी इलाके हैं वहाँ पर भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग और तगड़ी कैंपेन की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर भी ऑफ कोर्स वी हैव सीवेज इशू एज वेल? नहीं, हमारे यहाँ जो अगर मैं कराची की बात करूँ तो गडाप एरिया है, दूसरा जो गुलशन के कुछ एरियाज़ हैं, और ऐसे कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे रिफ्यूज़ल ज़्यादा है। रिफ्यूज़ल से मुराद ये है कि बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना कर देते हैं कि हमने नहीं पिलाना। अब इस बार जो है हमारी एसोसिएशन जो पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन है, जिसका मैं एक्स जनरल सेक्रेटरी में रह चुका हूँ, तो मौजूदा क़यादत जो है अब वो खुद बाहर निकली है और वो उन इलाकों में खुद विज़िट कर रहे हैं और लोगों को बैठ के डोर टू डोर समझा रहे हैं। यानी चाइल्ड स्पेशलिस्ट जाके अगर किसी को बताएगा तो वो वैक्सीनेटर उसके साथ होगा तो डेफिनेटली 10 में से 9 राज़ी हो जाएंगे। एक और चीज़ हम पहले भी बात कर चुके हैं कि वो जो कि कम्युनिटी सेंटर्स होते हैं, मसाजिद हैं, वहाँ से मेंबर से भी इस हवाले से बात करना, गुफ्तगू करना, खिताब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है जो वहाँ पे रहने वाला जो शख्स है वो डॉक्टर की बात ना सुने, लेकिन हाँ वो जो मेंबर पे शख्स बैठते हैं उनकी मतलब इज्जत में तकरीब में वो सुनेगा। इस पर भी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स वाइज जो है हमारी एसोसिएशन प्लस गवर्नमेंट की जो इम्यूनाइजेशन पार्टीज़ हैं, हम लोग मिल के जो है वो उस पर्टिकुलर इलाके के जो उलमा और जो मसाजिद के इमाम साहब वगैरह जितने भी हैं उनको बाकायदा इस पे उनके जो भी एतराज़ात हैं उनके जवाबात दे के फिर उनसे हम कहते हैं कि आप मसाजिद में ऐलान करें, क्योंकि हमारी बात से ज़्यादा जो है उनकी बात की अहमियत होती है और उसको लोग फ़ौरन मानते हैं। बिल्कुल, और गांव देहात के जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, तो उनको कन्विंस पहले किया जाए ताकि वो खुद जब घर घर जाके दस्तक देंगे तो लोग फिर ऑफ कोर्स जो बुजुर्ग होते बड़ी उनको अहमियत भी देते हैं, इज्जत भी करते हैं। तो अल्लाह करे हमारी पोलियो कैंपेन कामयाब रहे। बहुत शुक्रिया जी, डॉक्टर सलीम परियान साहब हमारे साथ मौजूद थे। तो जनाब एक अहम खबर शामिल करते हैं। अहम खबर इसलिए क्योंकि मेरे सामने आज तक ऐसी कोई खबर और ऐसा कोई टिकर गुजरा नहीं है। जनाब ये खबर आई है सिंध हाई कोर्ट से और वहाँ एक अजीबोगरीब किस्म की दरख्वास्त आई है कि एक शख्स दरख्वास्त लेके अदालत पहुँचा है जिसमें उसका ये मुतालबा है कि 10 ग्राम तक चरस पीने की इजाज़त दी जाए। अदालत ने ये दरख्वास्त नाकाबिल समात करार दे दी है और दरख्वास्त गुजार पे इजहार बरहमी सामने आया है। जस्टिस मोहम्मद अली अजहर ने कहा, आप ये कैसी दरख्वास्त लेके आए हैं, क्या आप चाहते हैं मुल्क में सब लोग चरस पीना शुरू कर दें? जिस पे उस आदमी ने कहा कि गरीब आदमी हूँ, मुफाद आमा की दरख्वास्त लेके आया हूँ। फारूक समी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जी फारूक समी, ये कौन आदमी है और इसमें क्या मुफाद आमा मुबहम है? जी बिल्कुल शफात, ये पुलिस की जो पाबंदियां हैं और कानून की जो पाबंदियां हैं उनसे तंग एक जो चरस पीने के शौकीन अफर्द हैं वो अदालत आज पहुंचे थे और उन्होंने ये दरख्वास्त दी थी कि 10 ग्राम तक चरस पीने की इजाज़त दी जाए और उस पर जो जुर्माना लगता है या कानूनी कार्रवाई है उसको रोका जाए। जिसमें जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि ये आप कैसी दरख्वास्त लेकर आए हैं कि आप चाहते हैं मुल्क में सब लोग चरस पीना शुरू हो जाएं। और ये जब उनकी दरख्वास्त सामने आई तो जो कमरे अदालत था उसमें भी काफ़ी लोग हंसने लग गए, ये कैसी दरख्वास्त आई है। अदालत ने आज उनसे ये भी इस्तफसार किया कि आप पर कितना जुर्माना आयद किया जाए। तो जिसके बाद जो गुलाम असगर साईं जिनकी ये दरख्वास्त थी
वो उन्होंने अदालत से माफी मांगी और कहा कि मैं गरीब आदमी हूँ, मफाद आम्मा की दरख्वास्त लेकर आया हूँ। अच्छा फारूक, अदालत में बड़ा अपनी तरफ से जबरदस्त केस बना के लेकर आए थे, लेकिन वहाँ पे जाके जब उनको मतलब सरजनिश हुई तो उन्होंने माफी भी मांग ली। तो कुछ आपने वैसे इनसे खुद नहीं पूछा कि इनकी अपने मतलब क्या बीमार तो नहीं है, इनको किसी ने बोला तो नहीं है, और कितना बड़ा मफाद आम्मा था कि ये सीधा कोर्ट ही पहुँच गए? हाँ, बस ऐसे ही हुआ है कुछ कि वो खुद उनका मुताबिक वो चर्च पीने के शौकीन है और उनका ये भी कहना है कि चर्च शरीफ लोग पीते हैं और दुनिया के बेशतर ममालिक में चर्च पीने की इजाजत है। गुलाम असगर का ये भी कहना है, जिस पर अदालत ने उनको कहा आपको पीना है तो उन ममालिक चले जाएं। ऐसी दरखास्तें अदालतों में फारूक सुनने में आया है कि ये जो गुलाम असगर साईं साहब हैं ये माहिर मईशत भी हैं, क्योंकि इन्होंने दरखास्त में ये मुतालबा रखा था कि अगर ये 10 ग्राम चर्च पीने की इजाजत दे दी जाए तो मुल्क का रेवेन्यू बढ़ेगा। जी 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 बिल्कुल, उनका ये कहना था कि अगर ये इजाजत दे दी जाएगी तो मुल्क का रेवेन्यू बढ़ेगा और हो सकता है कि पड़ोसी ममालिक से भी जो है लोग यहाँ पर चर्च पीने के लिए आए। और दरखास्त में वजारत कानून और विफाक को भी फरीक बनाया गया था। ताहम अदालत ने ये कहा है कि नहीं चाहते कि ऐसा रेवेन्यू जिसमें आमदनी बढ़ाने के तो और भी जराए हैं, लेकिन हम ऐसा रेवेन्यू नहीं चाहते कि लोग चर्च पी के जो है वो मुल्क का रेवेन्यू बढ़ाएं। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। फारूक समी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे। एक गरीब आदमी जो कि अदालत में एक अजीबोगरीब किस्म की दरख्वास्त लेके गया, उसकी दरख्वास्त का बड़ा बुरा हाल हुआ और लेकिन बहरहाल उसका मुतालबा बड़ा यूनिक है, तो समझ नहीं आ रहा है क्या तफसील है। लेकिन मुल्क की मईशत का गम था उसको और मुल्क की मईशत के गम में अपना काम निकालना चाह रहा था। मैं तो शबाद मुझे समझ में नहीं आ रही थी। देखिए चर्च की मोहब्बत उनको कोर्ट लेके गई, लेकिन वहाँ पे फाइन की टेंशन उनको वहाँ से वापस भगा दी, उन्होंने वहीं पे माफ़ी भी मांग ली। तो सुबह एक सारी मोहब्बत। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और आप लोग भी इस खबर को एंजॉय करें। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हम आपको लेके जाने वाले हैं एक ऐसे रेस्टोरेंट में कि जिनको बिल्कुल भी ये ख़तरा नहीं है शफात, क्योंकि आपको पता है अक्सर माशाल्लाह से लोग इतने टैलेंटेड हैं कि वो जब किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो कहते हैं ओहो भाई मेरी चमचियों का सेट पूरा नहीं है तो मैं 2 चमचियाँ यहाँ से ले लूँ। मतलब केचप तो नॉर्मल चीज़ है, लेकिन पांडे भी चुरा लेते हैं लोग। ये लोग मेरे ख्याल में फ़ारूक कैसर साहब से बहुत मुतासिर हैं, क्योंकि फ़ारूक कैसर साहब का एक बड़ा मशहूर किरदार है अंकल सरगम। अंकल सरगम का एक शागिर्द रशीद था जिसका नाम था रोला, जिसको वो बड़े प्यार से नालायक पांडा कहते थे। ये नालायक पांडा जो है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नालायक पांडे हैं जो कि रेस्टोरेंट्स में जाके पांडे उठा लेते हैं, तो इस रेस्टोरेंट ने उन नालायक पांडों के लिए, बल्कि मेरे ख्याल में अपने तमाम कस्टमर्स को के मफाद आमा को मद्देनजर रखते हुए एक बड़ी ज़बरदस्त एक वो जो है ना एक ऑफर रखी है। बिल्कुल। और वो ये है कि आप रेस्टोरेंट आए तो पांडे नाल ले जाए जी, जिनमें खाएं वो आप साथ, वो आपके वजह में आपने खा लिया। तो राबिया नूर ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रिपोर्ट तैयार की, इस हवाले से आपके साथ शेयर करते हैं। लाहौर में एक ऐसा होटल भी है जहां आपको खाना तो मिलेगा, लेकिन खाने के साथ सर्व होने वाले तमाम बर्तन साथ ले जाने का मौका भी मिलेगा। आइए आपको दिखाते हैं। कॉन्सेप्ट बेसिकली ये कि जो भी हम फूड देते हैं, फूड के साथ जितने भी बर्तन हैं वो आप साथ लेके जा सकते हैं। जिस तरह के हमारे लोडेड राइस हैं, उसके साथ आपको फ्राइंग पैन स्टील का दे के वो आप साथ लेके जा सकते हैं। ग्लास हैं, चाय के साथ ग्लासेस है, कावा है, सूप है, ये हर चीज़ के साथ कोई ना कोई बर्तन आपको साथ मिलेगा। और बर्गर है वो बकेट के अंदर होते हैं, तो ये सारी चीज़ें साथ है। डिस्पोजेबल से बेसिकली कि आप उनको लेते हैं, थ्रो मतलब उसी टाइम फेंक देते हो। ये रीयूजेबल है, सारे फूड ग्रेड है हर चीज़, और ये आप बाद में घर में अपने इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब किसी भी जगह इस्तेमाल आ सकते हैं। तो ख़वातीन को तो बहुत ही इंटरेस्ट होता होगा जाते वक्त बर्तन भी साथ ले जाने। जी बिल्कुल, कई लोग हैं, कई फैमिलीज है जो पूरे बर्तन 6-7 दफ़ा आते हैं, पूरे सेट इकट्ठे करते हैं, 10-12 ग्लास इकट्ठे कर लिए, फ्राइंग पैन इकट्ठे कर लिए, बकेट्स है, ये घर में नॉर्मल रूटीन में किचन में इस्तेमाल हुए जाते हैं। तो ये लोगों को बार बार बुलाने का एक तरीका है। हमारा जो स्पेशल है लोडेड राइस है, उसके साथ आपको फ्री फ्राइंग पैन मिलेगा। स्टेनलेस स्टील का फ्राइंग पैन है जो बाद में रीयूजेबल है, अपने घर में यूज़ करें। एक तो राइस बिल्कुल डिफरेंट है, डिफरेंट डिश है, उसके साथ आपको फ्राइंग पैन भी मिल रहा है, तो वो आपकी खुशी डबल हो जाती है। ग्लास में पास्ता और सूप, बाउल में बर्गर और फ्राइंग पैन में स्पेशल राइस पेश किए जाते हैं, और ये अंदाज भी लोगों को खूब भाता है। मैंने पहली दफ़ा ये ग्लास में सूप देखा है, सर्व हुआ है, और मुझे टेस्ट भी बहुत अच्छा लगा है। इसके अलावा ये ग्लास में अपने घर भी लेके जा सकता हूँ। रेस्टोरेंट में मैं आया हूँ पहली दफ़ा, ठीक है, लेकिन इनकी मैंने देखी थी स्पेशलिटी, इनके लोडेड राइस थे, मुझे पसंद थे। तो साथ इनकी एक अट्रैक्शन है कि ये अपना साथ ना बर्तन फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। ऑर्डर के बाद खाने के इंतजार में रेस्टोरेंट की वॉल पर लिखे हुए मजे मजे के फिक्रे और अशार पढ़कर भी अच्छा वक्त गुजर जाता है।
मज़ेदार खाने के बाद जब ये पता हो कि फ्राइंग पैन और ग्लास साथ मुफ्त ले जाने का मौका भी मिलेगा तो खाने का मज़ा दुबाला हो जाता है। कैमरामैन तनवीर हाशमी के साथ राबिया नूर, एयरवे न्यूज़, लाहौर। थैंक यू राबिया। इसका मतलब है कि लाहौर के 6 चक्कर और एक डिनर सेट तो बन जाएगा। ठीक है, बेहतरीन, बहुत अच्छी इनकी बात है। 6 फ्राइंग पैन का एक डिनर सेट ये रखेंगी तो आप अंदाजा कर लें। प्लेट्स भी फ्राइंग पैन भी आ जाएंगे ना, ज्यादा खाना बाद में तो कहते मिल के जाएंगे, ज्यादा ऑर्डर करेंगे, ज्यादा बर्तन लेकर आएंगे। ठीक है जी, सही है। पूरे टब्बर को साथ लेके जाएं और पूरा अपना जो फ्राइंग पैन का डिनर सेट है वो बराबर कर लें। लेकिन अब आपको बताएं कि जो क्रिकेट के हवाले से खबर है वो ये है कि पाकिस्तान टीम ने मेहमान टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ 1 रोज़ा मैचों की सीरीज तो 2-1 से अपने नाम कर ली है। आखिरी कितना बुरा मैच हारे थे शफात, वो उसकी बात नहीं करते होते। आपको पता है वो वनडे की तारीख का दूसरा सुपर ओवर था और साथ ही उसमें एक और मतलब लोग सुपर ओवर में 20-20 रन बना लेते, हमारे यहाँ से 2 रन ही बनाए। मेरी बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी, मेरा दिल बड़ा शिकस्त है। बट ठीक है ना, वो होगा कोई मसला, लेकिन ये तारीख का कम तरीन स्कोर है और मेरे ख्याल में शायद रहेगा बहुत लंबे अरसे तक। कोई टीम ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकेगी। सुपर ओवर में 2 रन बने। अब होगा जनाब T20 का मार्का और T20 जो है वो कल से शुरू हो रहा है। यस, उसके लिए जनाब स्क्वाड तो आपको पता है रेडी है और वो भी रावलपिंडी में खेले जाएंगे। तो जनाब गुज़िश्ता रोज़ दोनों टीमों ने जो है वो प्रैक्टिस भी की है। हमारे साथ शाहिद हाशमी साहब मौजूद हैं, उनको ज़रूर गुफ्तगू करते हैं। शाहिद हाशमी साहब, देखें वो इलेक्शन की उस वक्त इतनी एक्साइटमेंट थी कि वो जिम्बाब्वे के खिलाफ जो आखिरी वनडे में हुआ वो तो हम मतलब भूल ही गए, फरामोश ही कर गए। तो अब आप जरा पहले तो वहां से शुरू करते हैं। वो आखिरी सुपर ओवर में वो जो हैदर अली ने आते के साथ ही एक धुआंधार शॉट खेला और वो टॉप एज होता हुआ सीधा जाके कैच हो गया। वहां से शुरू करें और उसके बाद आगे चलते हैं। बिस्मिल्लाह। अगर हैदर अली होते तो क्या बात थी, वो इफ्तिखार थे। इफ्तिखार। और पूरी दुनिया में जहां पे भी क्रिकेट खेली जाती है अकल का तकाजा ये होता है कि जो एक्चुअल मैच में अच्छा खेल रहा होता है, जिसके बैट पे बॉल आ रही होती है, जैसे बाबर आजम, जैसे वहाब रियाज, उनको सुपर ओवर में भेजना चाहिए था। न जाने क्यों टीम मैनेजमेंट इफ्तिखार अहमद को डोनाल्ड ट्रंप या डोनाल्ड ब्रैडमैन बनाना चाहती है। उनको भेजा, वो फैसले किए जाते हैं और फैसले खिलाड़ी दुरुस्त और गलत साबित करते हैं। तो इफ्तिखार ने माशाल्लाह से उसको बड़ा गलत साबित किया। शुरू में ही उन्होंने एक ऊंचा शॉट खेल करके, वो पावर हिटर हैं, वो आउट हो गए, तो वो बड़ा गलत फैसला साबित हुआ। अगर बाबर आजम खुद आते या हैदर अली को साथ भेज देते और हैदर अली के साथ आते तो वो ज्यादा अच्छा होता। और सुपर ओवर पाकिस्तान हार गया। एक्चुअल मैच में भी पाकिस्तान को जीतना चाहिए था। आखिरी 4 ओवर में 32 रन दरकार थे और वहाब रियाज अच्छा खासा खेलते खेलते आउट हो गए। बाबर आजम को एक बहुत ही अच्छी गेंद पड़ गई, तो मायूस कुन शिकस्त है। एकदम से क्या हो गया? अच्छा बलन का मोराल चल रहा था, अच्छे बलन के रोब और दबदबा, इन्होंने 2 दिन मैच जीत के मतलब अच्छा जमा लिया था। तो तीसरे दिन इनको एकदम से क्या हो गया? नजर लग गई इनको, क्या हुआ? वो बुजुर्ग कहते हैं नहीं, कटरीना कैफ को नजर नहीं लगती तो पाकिस्तान टीम को क्या नजर लगेगी। बहुत से बुजुर्ग नहीं, आपकी बात लग रही है मुझे। बहुत से लोग ये कहते हैं बुजुर्ग कि पाकिस्तान टीम का जो फैन होगा वो कभी भी मायूस नहीं होगा, इसलिए उसे पता है कि मायूसी क्या होती है, वो कभी भी मायूस हो सकता है। तो अच्छा खासा बना हुआ मैच था। पाकिस्तान की टीम की अभी एक बहुत बड़ी वीकनेस है कि 250-260 रन से ज्यादा होंगे तो पाकिस्तान की टीम टारगेट चेज नहीं कर सकती। और इसी तरह अगर पाकिस्तान की टीम पहले बैटिंग करते हुए 270-280 रन बना लेती है तो वो टारगेट चेज नहीं करने देती। ये कमियां हैं, ये वीकनेसेस हैं, ये पाकिस्तान को इनके ऊपर उबूर हासिल करना होगा। पूरी दुनिया ये करती है कि अच्छी टीम, बनी हुई टीम में 1-2 यंगस्टर्स इंजेक्ट करते हैं। हमारे वाले सब मिटा के कहते हैं नए सिरे से हम टीम बनाएंगे, बिल्कुल नए लड़के लेंगे। शायद तो अब ये जो पॉलिसी है ना, ये नए सिरे से टीम बनाना, नए लड़के लाना, नए टैलेंट, अगर हम पुराने लड़के खिलाएं तो ये इतराज आता है कि यार अब नए लड़कों को चांस क्यों नहीं देते, नए लड़कों पे मुश्तमिल टीम बनाएं तो ये हो जाता है। अब T20 में भी आपको लग रहा है कि कोई ऐसी गड़बड़ हो सकती है? T20 में चाहिए कि अच्छे नए लड़के आप इंट्रोड्यूस कराएं। दरअसल मसला ये शफात कि हमारी जो घर की क्रिकेट है, डोमेस्टिक क्रिकेट जिसे हम कहते हैं, उसमें और इंटरनेशनल क्रिकेट में बड़ा ऊंचा गल्फ है, बहुत एक गैप है। जब लड़के डोमेस्टिक क्रिकेट में, घर की क्रिकेट में बड़े अच्छे रन बनाते हैं, जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं वो गैप ओवरकम नहीं कर पाते, वो गैप नहीं उबूर कर पाते और वो इंटरनेशनल क्रिकेट में वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाते जो डोमेस्टिक क्रिकेट में वो देते हैं। तो हमें एक डोमेस्टिक क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट के गैप को फिल करना पड़ेगा। इन लड़कों को, जो लड़के डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म करते हैं,
इनको ए क्रिकेट दें, इनको पाकिस्तान की एक्चुअल टीम के खिलाफ, एक्चुअल बॉलर्स के खिलाफ खिलाएं, ताकि वो मैच्योरिटी हासिल करें और जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आए तो उनको पसीना ना आए, उनकी टांगे ना कांपें। बहुत अच्छी जो आपने सियासी बात जुमला की चल कि रहा इनको है। इतनी गेम ज़रूर, इतनी अच्छी गेम ज़रूर खिलाएं कि जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए अपीयर हों तो ऐसे ना घबराएं जैसे अब उन्होंने देखा कि थोड़े बहुत घबराए भी लग रहे थे। बहुत शुक्रिया जी। शायद हाशिम साहब हमारे साथ मौजूद थे, और क्योंकि आपको पता है हमारे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म होने वाला है, तो इसलिए जाते जाते आपको एक अच्छी खबर बताते हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक पाकिस्तानी ने जो वहाँ पे होने वाला बॉडी बिल्डिंग का मुकाबला है वो अपने नाम कर लिया, और ताल्लुक है जनाब इनका कराची से। पाकिस्तानी निजात ऑस्ट्रेलियन हसनैन मुईज़ ने मिस्टर ऑस्ट्रेलिया के खिताब शफात अपने नाम कर लिया है। अंडर 70 कैटेगरी में स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पर गोल्ड जीता, जबकि नॉइस कैटेगरी में भी उन्होंने 2 गोल्ड अपने नाम किए। क्लासिक कैटेगरी में 2 सिल्वर मेडल जीते, और हसनैन ने 2009 में बतौर तालिब इल्म ऑस्ट्रेलिया का रुख किया था। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर ऑस्ट्रेलिया हसनैन मुईज़। उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। हसनैन, पहले तो बहुत मुबारकबाद, और फिर बताइए कि ये ऑस्ट्रेलिया में आपने कौमी सतह पर ये एजाज़ जीता है, कितना बड़ा एजाज़ है? जी बहुत फ़ख्र की बात है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग पैदा होते हैं उनकी जेनेटिक्स बहुत ज़्यादा बेहतर होती है एज़ कम्पेयर टू जो लोग यहाँ पे माइग्रेट करके आते हैं इंडियन पाकिस्तानी बैकग्राउंड से, तो और इनको काफ़ी ज़्यादा कम्पेटिटिव एडवांटेज भी होता है। मगर अगर आप मेहनत करते हैं, आप अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखते हैं, और अगर आपके पास इतनी सारी दुआएं हों और आपकी वर्क एथिक स्ट्रॉन्ग हो, तो बस फिर अल्लाह की ताकत है जो आपको रोक सकती है। बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आया। पाकिस्तानी कम्यूनिटी ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तानी कम्यूनिटी ऑल अराउंड द वर्ल्ड, हर जगह से मुझे इतने मुबारकबादी के मैसेज आए। मुझे ऐसा लगता है कि मैं नहीं, वो लोग जीत गए। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आपके मुल्क के लोग आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं, आप पे इतना नाज करते हैं। तो ये मेडल्स तो ठीक है, बट जो मोहब्बत मुझे मिली, आई थिंक वो पूरी ज़िंदगी भर तक मैं उसका मशकूर रहूँगा। और पाकिस्तानी मीडिया में से, पाकिस्तान पॉलिटिकल पार्टीज़, पाकिस्तान एयरफोर्स, कुछ स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ ने भी मुझे मैसेज किए। अनबिलीवेबल रिस्पॉन्स आया। मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ आप सबका। मैं ये समझता हूँ कि ये मेरी जीत के साथ साथ आप सबकी जीत है। बहुत अच्छा, शुक्रिया। ये तो बताएं हसनैन, वैसे आप ऑस्ट्रेलिया पढ़ने के लिए, लेकिन वहाँ पर जाके आपने पढ़ाई से ज़्यादा मुझे लगता है कि अपनी वो जो फिज़िकल एक्टिविटी पे या अपनी फिज़िकल अपीयरेंस पे जो है वो ज़्यादा तवज्जो जो है वो करना शुरू कर दी। ये कैसे शिफ्ट आया? जी बिल्कुल, 2009 में मैं ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीज़ा पे आया था। बिजनेस मैनेजमेंट का मैंने कोर्स किया, उसके बाद फिर मैंने अकाउंटिंग के अंदर जब स्टार्ट किया, तब मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट की। जहाँ मैं जॉब कर रहा था वहाँ पे हमेशा मैं देखता था लोग हमेशा लंबे चौड़े और ज़बरदस्त, हमेशा हेल्थ एंड फिटनेस को तरजीह देने वाले लोग आते थे। तो मैंने ये सोचा, मैंने कहा ये अगर मैं ऑस्ट्रेलिया के कल्चर में अपने आप को संभालना चाहता हूँ, यहाँ रहना चाहता हूँ, या अपनी ज़िंदगी को मैं आगे कंटिन्यू करना चाहता हूँ, तो मुझे इन चीज़ों को अपनाना पड़ेगा। क्योंकि जैसी हेल्थ एंड फिटनेस की हालत मेरी उस वक्त थी वो नाकाबिले बर्दाश्त थी। तो फिर मैंने अपनी थोड़ी सी सेविंग जो थी, जो स्टूडेंट लाइफ में हर सबको पता है क्या होता है, उसमें से मैंने अपना बजट हेल्थ एंड फिटनेस में निकाला, जिम में। तो अब हसनैन, अब आगे क्या इरादे हैं? स्टेट और कौमी सतह पर तुम मुकाबले जीत लिए, अब क्या मिस्टर वर्ल्ड की तरफ जाएंगे आप? जी बिल्कुल प्लान्स बड़े ज़बरदस्त हैं। 2021, 22, 23, 25 के सारे प्लान्स अभी से डिसाइड हो चुके हैं क्या करना है। मगर कुछ चीज़ें हैं जो बिकॉज करंट सिचुएशन दुनिया में जो चल रहा है उसको देख के सारी चीज़ें करनी है। इरादा तो ये था कि यूरोप चैम्पियनशिप के अंदर हिस्सा लेना चाहिए इसके बाद, मगर फिर ये जिस कोविड की वजह से जो सारी सिचुएशन है, अभी कुछ प्लान नहीं है। बट इतना मैं आप सबसे, पूरी कौम से वादा करता हूँ कि ये ट्रॉफियाँ हमेशा आने वाली हैं, और हमेशा मैं आप लोगों को ऐसी गुड न्यूज़ देता रहूँगा जिससे आप फ़ख्र महसूस करेंगे, खुद पर भी और हमारे मुल्क पे भी। और आखिर में ये ज़रूर कहूँगा, बिकॉज मैं इस मुल्क का हिस्सा हूँ, कि गॉड ब्लेस ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। हसनैन मुईज़ ऑस्ट्रेलिया में जाके जी स्टेट और नेशनल लेवल मुकाबले जीत रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं मिस्टर वर्ल्ड भी जीते। बिल्कुल जी, उन्होंने कहा कि उनका भी तो था कि वो जो यूरोप में जाके, लेकिन वो वहाँ पे भी जाएंगे और ये तमाम तर मुकाबले जो हैं वो जीते रहेंगे, ताकि जो हम पाकिस्तानी हैं उन पर काफ़ी सारा फ़ख्र करें। वैसे शफात देखें, एक चीज़ जो आज मुझे लगता है कि हमें बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमने आज किया ना एक सेगमेंट के, देखें बच्चों का हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो गैजेट्स उनके हाथ में, जो कि अब हर बच्चे के हाथ में, ऑफकोर्स उन्होंने पढ़ना भी है। बाहर के मुल्क में शफात हमने देखा बच्चों ने ना अपने यूट्यूब चैनल्स बनाना शुरू कर दिए हैं, है ना, अच्छी प्रोडक्टिविटी साइड पे जा रहे हैं। यूट्यूब के इनफैक्ट जो सबसे बड़े अर्नर हैं वो साउथ कोरिया से ताल्लुक रखने वाले एक यूट्यूबर हैं जिनकी उम्र सिर्फ 11 साल है। अच्छा खासा कमा रहे हैं। और हमारे आप देखें टिकटॉक पे जा रहे हैं।
देखिए ये आप एक बड़ा पे depend छोटा करता है, सा आप सीखते क्या हैं छोटा सा उससे? तरीका है भाई, वो ये कि अगर आपके बच्चे गैजेट पे ज़्यादा टाइम सर्व कर रहे हैं, आप उन गैजेट्स को टीवी पे शिफ्ट कर दें ताकि आप उन बच्चों के साथ देखें कि आपके बच्चे क्या देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तमाम तर चीज़ों पे नज़र भी रखें। खैर जी, वक्त हो गया है आपसे इजाज़त लेने का। आई एम श्योर कि हो सकता है कि 2 दिन में शायद अमरीकी इंतखाबात के नताइज सामने आ ही जाएँ, तो उससे ARY आपको बाखबर रखेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।